Hello everyone. Till today I delivered you 8 classes of EIS chapter number 4, that is e-commerce, and in the last class I wind up e-commerce topic, but today I will discuss digital payment but before going to discuss digital payment, as usual, first we will revise the concept of last class and then we will pursue today class concept. Okay, so first of all, पिछली क्लास में हमने जो किया था दोस्तों, वो हमने किया था रिस्क और कंट्रोल से रिलेटेड। तो आज की क्लास में बेसिकली हम रिस्क और कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक को करेंगे, राइट। आइए सबसे पहले रिवाइज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यहाँ पर एक्स एक चीफ मैनेजर है XYZ कंपनी का, जो कि वेल ब्रांड फील्ड है फुटवेयर का। ये मैंने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके आंसर नहीं बताए थे आपको। ये MTP में 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, जो क्वेश्चन MTP में आता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी, इसलिए। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा कंसीडर करना, इसको आप ज़्यादा एम्फेसाइज करना अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये MTP में आ चुका है। May 19 में आया है तो May 19 के आगे इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहला प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी होता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया, ये तभी ये इशू अकर होगा, ये रिस्क तभी अकर होगा जब आप किसी पब्लिक सिस्टम का यूज़ कर लेते हो, जब आप अपने पर्सनलाइज सिस्टम का यूज़ नहीं करते हो, जब आपके पास ई-कॉमर्स सिस्टम का या टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, तो आप इस रिस्क के विक्टिमाइज पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है कि जो बैंक्स हैं या जितने भी कंपनीज हैं ई-कॉमर्स की, उनको प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी लेवल पे अपनी कंपनी में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रखना पड़ता है। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए प्राइवेसी की पॉलिसी बनानी पड़ती है। सेकंड नंबर पे आपके पास है क्वालिटी इशूज़। क्वालिटी इशूज़ का मतलब होता है जो गुड्स हमने देखा और जिसको हमने ऑर्डर किया, जब हमारे पास डिलीवरी हुआ तो डिलीवरी और जो हमने ऑर्डर देखा था वो दोनों मिसमैचिंग था। तीसरे नंबर पे आता है कि जब हम कोई सामान बाहर के कंट्री से मंगाते हैं तो डिले, हमारे गुड्स में डिले हो जाता है डिलीवरी में। साथ के साथ डिले के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चार्ज कर दिए जाते हैं। कई बार तो चार्ज जो होता है वो हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया कि हमारा डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। इसके बाद है नीड टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर आप परचेज नहीं कर सकते, इंटरनेट के बगैर कंपनी सेल नहीं कर सकती, तो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होता है। इंटरनेट का कॉस्ट कंपनी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग डिसएडवांटेज में पड़े थे, क्योंकि कंपनी को डायरेक्ट लाइन लेना पड़ता है, डायरेक्ट लाइन के कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कंपनी के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है दोस्तों, लेकिन हमारे और आपके लिए भी कॉस्ट होता है। साथ में लैक ऑफ पर्सनल टच नहीं होता प्रोडक्ट में, तो ये इसकी एक और डिसएडवांटेज निकल के आ गया। साथ में इसका डिसएडवांटेज होता है सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी। दोस्तों, जब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डेटा हम कंपनी को प्रोवाइड करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे डेटा को हमारे डेटा का यूज करके क्लोनिंग कर लिया जाता है। दूसरा, डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड फ्रॉडस्टर्स के द्वारा डेवलप कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका वो मिसयूज करते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक रिस्क आया है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर रेल का नेटवर्क उतना अच्छा डेवलप नहीं होता, रोड का नेटवर्क उतना अच्छा डेवलप नहीं होता, वहाँ पर ई-कॉमर्स को ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत होता है, राइट। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, जैसा कि हम जानते हैं वर्चुअल मार्केट है, वर्चुअल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, बाई कर सकता है। तो सेलर और बायर को आइडेंटिफाई करके ऑथेंटिकेट करना बहुत बड़ी एक मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि ये मार्केट ओपन है। ये मार्केट में किसी भी जगह से कोई भी सामान बेच सकता है, किसी भी जगह से कोई सामान खरीद सकता है। नेक्स्ट है रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिपुडिएशन का मतलब होता है ब्रीच का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देना। ये सेलर भी कर सकता है
और ये बायर भी कर सकता है। बायर ने प्रोडक्ट का ऑर्डर देके और ऑर्डर लेने से मना कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में जो इनवॉइस क्रिएट होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो इनवॉइस जो होता है वो फेक होता है, क्योंकि जिस वेबसाइट से हमने परचेज किया सर वो वेबसाइट ही फेक था। तो अगर वेबसाइट ही फेक होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो इनवॉइस क्रिएट हुआ होगा वो फेक इनवॉइस होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। फिर है लॉस ऑफ डेटा ऑफ क्रेडिट कार्ड। डेटा का लॉस हो सकता है, डेटा का डुप्लीकेशन हो सकता है, डेटा का टैम्परिंग हो सकता है, राइट। आपका डेटा रीप्लेड हो सकता है, मतलब उसको रीयूज किया जा सकता है। इसके बाद है अटैक फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स का अटैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जनरल जो इंटरनेट की एक्टिविटी होती है और जो ई कॉमर्स एक्टिविटी होता है, यहाँ पर हैकर्स के अटैक ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हैकर्स इसी सिस्टम को अटैक करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको वहाँ पर फाइनेंशियल गेन मिलता है। और कई बार हैकर्स का जो अटैक होता है वो किसी न किसी आपके कॉम्पिटिटर कंपनी के इन्फ्लुएंस पे होता है। तो ये भी आपको इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके कहने पे भी अटैकर काम करता है। फिर है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन के सिस्टम को, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के सिस्टम को अपना प्रोफेशनल रख के और उसके सिस्टम पे बॉम्ब भेज के, उसके सिस्टम पे वायरस भेज के, उसके सिस्टम पे हेवी ट्रैफिक भेज के उसके सिस्टम को चॉक कर देता है, उसके सिस्टम को हैंग करा देता है, क्योंकि जितने भी रिक्वेस्ट भेजता है वो सारे रिक्वेस्ट फॉल्स होते हैं। और जब किसी सर्वर को मिलियंस में रिक्वेस्ट मिले और सारे रिक्वेस्ट फॉल्स हो तो घबरा जाता है सर्वर, और सर्वर अपना प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अपने सिस्टम को बंद कर देता है कि उसे लगता है कि कहीं बहुत सारे मतलब हैकर से हम घिर गए हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा से घिर गए हैं, तो बंद कर देता है अपने सिस्टम को। प्रिकॉशनरी मेजर है ये। और प्रिकॉशनरी मेजर में जो जेन्यून यूज़र है वो सफ़र कर जाता है, वो सामान परचेज नहीं कर पाता है। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जिस कंट्रीज में आईटी एक्ट लागू नहीं है, और जिसके कारण जब आप डिजिटल सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज एविडेंस रखने जाओगे कोर्ट में, तो कोर्ट उसे एविडेंस मानने से मना कर देता है। दोस्तों, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है ऑडिट रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स होते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक के ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग ऑडिट ट्रेल कहते हैं। तो देखा गया कि ऑडिट ट्रेल बहुत वॉल्यूमिनस होता है, क्योंकि मिलियंस में सेल परचेज डेली होता है। अच्छा, उसकी टैम्परिंग भी देखा गया है कि उसमें छेड़छाड़ कर दिए जाते हैं, उसमें चेंज कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि उसे डिलीट भी कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उसकी अब्सेंट पाया गया है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, हमने कोई डिज़ाइन तैयार किया, हमने कोई बुक्स तैयार किया, तो वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है। और उस प्रॉपर्टी का अगर वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ट्रांजैक्ट करते हो तो उसका मिसयूज होता है, उसकी कॉपी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं सर। Many participants are involved in e-business where controls are required to be put in place. Briefly describe all these participants. सर, ये क्वेश्चन हमने बनाया, फिर जब हमने देखा कि क्या इससे क्वेश्चन कभी एमटीपी वगैरह में आया है, आरटीपी में आया है, तो मुझे एमटीपी में क्वेश्चन मिल गया। May 19 में 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि इन ई बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट एट ईच प्लेस पार्टिसिपेंट लेवल। डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व। कौन कौन से पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होता है? सर, यहाँ पर यूजर्स पार्टिसिपेंट होगा। यूजर्स में हमें ये देखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा बॉडी में कि जो यूजर्स होता है वो जेन्यून होना चाहिए। और अगर यूजर्स का अकाउंट हैक हो जाता है तो ई कॉमर्स वेंडर को ऐसी व्यवस्था रखना पड़ेगा कंट्रोल में कि फटाफट उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, ताकि हैकर्स उसका इस्तेमाल ना कर पाए। सेलर्स और बायर्स, सेलर्स, बायर्स और मर्चेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेलर, बायर, मर्चेंट में देखिए यहाँ पर ये वो पीपल होते हैं दोस्तों, जो पर्सन सामान बेचने वाला होता है तो इसको
कंट्रोल लगाना पड़ेगा। क्या कंट्रोल लगाएगा? ये प्रोडक्ट के कैटलॉग पे कंट्रोल लगाएगा, ये प्राइस कैटलॉग पे कंट्रोल लगाएगा, ये डिस्काउंट पे कंट्रोल लगाएगा, ये प्रोडक्ट के रिटर्न पे कंट्रोल लगाएगा, और ये कैश ऑन डिलीवरी पे कंट्रोल लगाता है। सर गवर्नमेंट आते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल ये लगाते हैं। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल की आप बात करोगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल लगाते हैं बेसिकली टैक्स सिस्टम के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल लगाते हैं, कोई इलीगल सामान ना बेचा जाए। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंट्रोल लगाएगा कि उनका सर्विस अवेलेबल हो, सिक्योर हो। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, सिक्योर हो। और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी मतलब लॉजिस्टिक डिलीवरी का टाइम फास्ट हो, डिलीवरी टाइमली हो। पेमेंट गेटवे वाला भी कंट्रोल्स लगाता है कि उसका पेमेंट गेटवे का काम अनइंटरप्टेड चलता रहे। अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या कंट्रोल्स लगेगा अब ई कॉमर्स में, तो क्या क्या कंट्रोल्स लगेगा सर, यहाँ पर नवंबर 19 में क्वेश्चन आ चुका है, एमटीपी नवंबर 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एजुकेट करना है पार्टिसिपेंट्स को। इसके बाद आपका है कि सेकंड नंबर पे कम्युनिकेट पॉलिसीज़ टू योर कस्टमर्स को पॉलिसी कम्युनिकेट करनी है। क्या पॉलिसी होगा? प्राइवेसी पॉलिसी होगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होगा, शिपिंग और बिलिंग का पॉलिसी होगा, रिफंड का पॉलिसी होगा। तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री का जो रूल रेगुलेशन है उससे कंप्लाई करना है अपने आप को। और चौथे नंबर पे दोस्तों आपको अपने वेबसाइट को इंट्रूजन से बचाना होगा। इंट्रूजन का मतलब होता है हैकिंग, मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे वायरस चेक करनी है। सर आपको हैकर्स के लिए चेक करना है, एक सॉफ्टवेयर लगा देना है जो सॉफ्टवेयर हैकर्स को चेक करते रहेगा, जैसे फायरवॉल होता है, आईडीएस सिस्टम होता है। इसके बाद है पासवर्ड को रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, सेंसिटिव डेटा को आपको एनक्रिप्ट करके रखना है। अगला है The business and technology environment in which entities operate are rapidly changing on account of e-commerce platform on which most of them now operate. Therefore, it is imperative for consideration of cyber security risk in the audit procedure. देखो बेटे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था डेट इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क का कंसिडरेशन, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर क्वेश्चन में इस्तेमाल कर दिया गया। अब क्वेश्चन बना व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सर, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट से आपका डेटा का इंटीग्रिटी का लॉस होता है, ये डेटा इंटीग्रिटी का लॉस होता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये फाइनेंशियल होगा। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में आपके कंपनी को फाइन भरना पड़ता है, आपके कंपनी का ऑपरेशन रोका जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है, ये इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट होगा। ऐसे 315 ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईटी के रिस्क को रिकॉग्नाइज किया है, कुछ आईटी रिस्क का चर्चा किया है ऐसे 315 ने, जिसको कंसीडर करना चाहिए हर एक ऑडिटर को जब वो फाइनेंशियल ऑडिट करने जाता है, मतलब इस रिस्क को उसे कंसीडर करना चाहिए हर ऑडिटर को। ये ऐसे 315 कहता है। क्या क्या वो रिस्क है? डेटा का प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट होगा, डेटा एक्यूरेट होगा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट होगा। दूसरा होगा डेटा ही इनएक्यूरेट होगा, प्रोसेसिंग एक्यूरेट होगा, या दोनों हो सकता है। सेकंड अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं जो आईटी वाला हमें देता है प्रिविलेज, वो अपने लिए ज़्यादा प्रिविलेज ले लेता है। मास्टर फाइल में अनऑथराइज चेंज हो जाता है, सिस्टम और प्रोग्राम में अनऑथराइज चेंज हो जाता है। सिस्टम प्रोग्राम में ऑथराइज चेंज होना चाहिए जो नहीं हो पाता है, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है। और सर उसके बाद पोटेंशियल लॉस of inability to access data as required। इसके बाद है सर साइबर ब्रीच इंसिडेंट यूजुअली occur through perimeter and a network and then go to the application and database which store financial information, illustrate the consideration as control addressing the key cyber security risk। अब यहाँ पर हमने जो प्रिंसिपल्स की बात किया था याद करो पिछली क्लास में, तो सर इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कंसीडर करने जाए तो आप सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम को देखना चाहिए, फिर आपको लिस्ट ऑफ डिजिटल एसेट्स को देखना चाहिए, फिर आपको
वहाँ पर सिक्योरिटी ड्राफ्ट को देखना चाहिए, पॉलिसी और प्रोसीजर जो उसके लिए ड्राफ्ट किया गया उसको हमें देखना चाहिए, जो डिजिटल एसेट्स की क्रिटिकलिटी को बताता हो। फिर अगर पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ हो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का, हमें उसको देखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया उसको दूर करने के लिए वो भी देखना पड़ेगा। CIO ने जो एनुअल रिव्यू किया होगा सर, हमें उसका डेटा देखना पड़ेगा, उससे भी हमें बहुत सारे क्लू मिलेगा। हमें ये देखना पड़ेगा जो IT मैनेजर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है IT सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, सर वो एडुकेटेड है या नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग है या नहीं है, उसके पास स्किल है या नहीं है। फिर उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा जो एंटिटी है उनके पास सिक्योरिटी पॉलिसी है या नहीं है IT का, और वो है तो सर्कुलेट हुआ है नहीं हुआ एम्प्लॉयज़ में। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि पीरियोडिकल बेसिस पे एम्प्लॉयज़ में ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ ही नहीं हुआ IT से रिलेटेड रिस्क को लेके, IT से रिलेटेड कंट्रोल को लेके। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या IT रिसोर्स के एक्सेस फ्री है या IT रिसोर्स के एक्सेस से पहले आपका यूज़र ID और पासवर्ड भी चेक किया जाता है, मतलब बगैर अप्रूवल का IT रिसोर्स को एक्सेस नहीं मिलता है किसी को। फिर हमें ये देखना है कि फायरवॉल का यूज़ वहाँ पर है या नहीं है। फिर हमें ये देखना है कि वहाँ सिक्योरिटी के लिए कोई स्टैंडर्ड्स यूज होता है नहीं होता है। फिर हमें ये भी देखना है कि वहाँ पर जो रिमोट एक्सेस होता है, रिमोट एक्सेस दो बेसिस पे होता है नहीं होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। फिर वल्नरेबिलिटी स्कैन होता ही नहीं हो रहा है, और वल्नरेबिलिटी स्कैन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब मॉक ड्रिल, इसका डेटा आपको देखना है। और लास्ट में आपको चेक करना है कि वहाँ पर जो बैकअप की फैसिलिटी है या नहीं है, और बैकअप है तो रीस्टोर का प्रोविज़न है या नहीं है। फिर देखो प्रैक्टिस मैनुअल में यहाँ क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स के लिए गाइडलाइंस। तो यहाँ पर बिलिंग के लिए गाइडलाइन है कि फॉर्मेट ऑफ बिल कैसा होना चाहिए, डिटेल्स क्या क्या शेयर होना चाहिए बिल में, और वहाँ पर GST की एप्लीकेबिलिटी, प्रोडक्ट की गारंटी और वारंटी के लिए गाइडलाइन है कि आपको ये वारंटी गारंटी डिस्प्ले करनी है और साथ में डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। शिपिंग के बारे में है कि शिपिंग का टाइम क्या होगा, शिपिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पैकिंग क्या होगा, ये सब आपको डिस्प्ले करनी है। जब आदमी प्रोडक्ट परचेज करता है उस समय ये सब आपको डिस्प्ले करना है। एक पॉलिसी बना के डिस्प्ले करना है सभी को, एक सेपरेट पेज बना के आपको डिस्प्ले करना है। डिलीवरी के लिए भी गाइडलाइंस है कि आप किस मोड में डिलीवरी करेंगे, कब डिलीवरी करेंगे, कहाँ डिलीवरी, क्या घर में करेंगे, ऑफिस में करेंगे, या आप ये कहेंगे कि आप एक अपना पर्सन भेज दो फलाने जगह से डिलीवरी ले जाएगा। रिटर्न की बात करते हैं, कौन सा सामान आप रिटर्न लेंगे, कौन सा सामान आप रिटर्न नहीं लेंगे, रिटर्न जो सामान आप लेंगे कितने दिन तक आप रिटर्न लेंगे, कैसे आप चेक करेंगे जो सामान हम रिटर्न कर रहे हैं वो सामान ऑथेंटिक है या नहीं है। फिर इसके बाद कितने दिन में आप हमारे अकाउंट में पेमेंट देंगे। पेमेंट की बात करते हैं, कितने मोड आपका पेमेंट का होगा, और कौन से सामान में आप ऐसा कहेंगे कि इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्कस द वेरियस कॉमर्शियल लॉज दैट गवर्न ई कॉमर्स एमकॉर। देखो ये RTP में क्वेश्चन आया हुआ है। RTP मई 18 में और नवंबर 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, दो बार क्वेश्चन आया है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के आने का। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट को लिखना होगा आपको। इसमें पूरा नहीं पूछेगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा ना 2 4 5 पूछ देगा, ऐसे ही पूछेगा कि किसी 4 लॉज को बता दो आप, राइट। तो कंपनीज एक्ट होगा, फेमा वगैरह है, कस्टम एक्ट, ये तो मैंने आपको कहा था। देखो यहाँ पर अगर स्पेशल लॉज की बात करें हम कि कुछ स्पेशल लॉज जो होता है जो ई कॉमर्स में आता है, वैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको याद होगा हमने बताया था कि ए प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, बी को डिलीवरी हो गया, तो ऐसे भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर बाई डिलीवर्ड टू बी, A had made payment online based on the above event frame some logical question, legal question। आपको कुछ लीगल क्वेश्चन फ्रेम करना है तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। अब आइए डिस्कस स्पेशल लॉ। जब भी स्पेशल लॉज बताएगा ई कॉमर्स से रिलेटेड तो दोस्तों उसमें हमें 2 लॉ को लिखना है, एक IT एक्ट को लिखना है और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखना है। जब हम IT एक्ट लिखते हैं तो IT एक्ट के बारे में मैंने बताया था कि एक्ट जो है जितने भी ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन है,
जितना डिजिटल सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, इसकी लीगल वैलिडिटी देने के लिए एज पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन ये IT एक्ट आया था। तो IT एक्ट के बारे में लिखना है आपको। द इम्पोर्टेंट इशूज डील्ड बाय IT एक्ट देखो यहाँ दिया हुआ है, लीगलिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, डेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ योर कस्टमर्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड कंप्लायंस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है, ये आपको बता ही दिया था हमने कि ये गाइडलाइन देता है ई कॉमर्स कंपनी के लिए पेमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पर जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसका कन्वर्जन की बात हुई थी, चिप बेस्ड बनाना है, OTP की व्यवस्था देना है दोस्तों, जो OTP है, और उसके बाद जितने भी पेटीएम या जितने भी ये SBI बॉडी है, मतलब जो आपके पेमेंट सिस्टम जो प्राइवेट कंपनी का है, ये सारे कंपनी के लिए क्या एडिक्वेसी होना चाहिए कैपिटल का, इसके लिए आपका RBI का एक्ट है। अब देखो यहाँ पर है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट गवर्निंग ई कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव में आपको याद होगा हमने कहा था ये हमें लीगल रिकॉग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का, ये लीगल रिकॉग्निशन देता है डिजिटल सिग्नेचर का IT एक्ट। ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भर सकते हैं। ये गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी को ये अलाउ किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख सकते हैं, इसके लिए लीगल सैंक्शन प्रोवाइड किया। इस एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट को कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं, और इस एक्ट के माध्यम से IPC में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, बैंक्स के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में आप चेंज भी कर सकते हैं, ये भी प्रोविज़न दिया गया यहाँ पर। और इसमें लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर ये देता है ई कॉमर्स के लिए और सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। यहाँ पर साइबर क्राइम को मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ये लॉ आपको काम करता है। इस लॉ में जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी ई कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितना भी इंडिया में है, सब के सब इस लॉ में कवर्ड है, सब के सब इस लॉ में कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड इट्स प्रोविजन कंटेन मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एक्सप्लेन दीज एस्पेक्ट इम्पैक्ट। अब देखो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में, अच्छा जैसा कि हम देख रहे हैं मई 18 में अटेम्प्ट में 4 नंबर का इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। दोस्तों एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो सेक्शन नंबर 4 की बात हुई थी। सेक्शन नंबर 4 किसकी बात करता है, तो सेक्शन नंबर 4 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, मतलब ईमेल को लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट आप माना गया। ईमेल एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये सेक्शन नंबर 4 बताता है। सर सेक्शन नंबर 3 क्या बताता है, सर सेक्शन नंबर 3 बताता है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है कि ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हमने इसको ओरिजिनेट किया है, तो उसके लिए आप अपना डिजिटल सिग्नेचर एफिक्स कर देंगे उसके ऊपर। सर तीसरा क्या है, इसने बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज के लिए, इन्होंने रास्ता खोल दिया अपॉर्चुनिटी का, बिजनेस का। मतलब डिजिटल सिग्नेचर में बहुत सारे कंपनी लगा हुआ है दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि मैं भी अपना डिजिटल सिग्नेचर हर साल इशू कराता हूं और हर साल उन्हें पेमेंट करता हूं, तो लाखों लोग इसमें लगा हुआ है इस काम में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है ई गवर्नेंस के माध्यम से, जो ऑफिशियल गैजेट होता है वो भी ऑनलाइन हो चुका है। सर सेक्शन नंबर 6 क्या बताता है, सर सेक्शन नंबर 6 बताता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी फॉर्म, मतलब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, लाइसेंस आपको ऑनलाइन मिल सकता है, हर काम ऑनलाइन अब हो सकता है। सर ये सेक्शन नंबर 6 बताया इन्होंने। अब आइए सेक्शन नंबर 14 क्या बताता है, ये बताता है प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। और सेक्शन नंबर 15 का यहाँ पर दिया गया है, जो आपको क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए इसके बारे में बताता है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 है। Advancement in technology such as a smartphone and app, it is clear that there will be amazing growth in sectors in coming years. These business which have the vision to anticipate change, to catch trend in the before the competitors do, would definitely be more successful. Discuss some latest trends in e-commerce.
ई कॉमर्स में ट्रेंड्स की बात कर रहा है। देखो एक ट्रेंड्स होता है कंटेंट का। कंटेंट में बड़ा बदलाव देखा गया है। पहले टेक्स्ट में कंटेंट होता था, अब तो कंटेंट में आपको इमेज देना पड़ता है। फिर इमेज के बाद क्या हुआ, वीडियो देना पड़ा, 360 डिग्री का वीडियो, ऑडियो देना पड़ता है। सर सोशल कॉमर्स, अब हर एक ई कॉमर्स कंपनी को सोशल मीडिया में पेज बनाना पड़ता है, ई चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो। बगैर पेज बनाए हुए आपका ई कॉमर्स सिस्टम अब नहीं चल सकता है सर, तो आपको पेज क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद है सर मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स मतलब अब आप ऐसा देखा गया कि 55% आदमी जो है अब मोबाइल यूज इस्तेमाल करता है, वो लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको मोबाइल के लिए मोबाइल ऐप देना पड़ेगा, मोबाइल ऐप बनाना पड़ेगा। केवल www से बनाने से काम नहीं चलेगा। अब आइए मोबाइल में आज के डेट में क्या होता है, फिंगर वाला फिंगर वाला प्रोसेस आ गया ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए। तो आपको उस ऐप में ये फैसिलिटी देना पड़ेगा कि फिंगर से अकाउंट एक्सेस हो जाए, ऑथेंटिकेट हो जाए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल चैट बोट का ज़माना है, जिसमें जो वहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, चैट बोट का ऑटोमेटेड सिस्टम होता है कस्टमर सपोर्ट का। जैसे आप कोई मेल डालोगे, जैसे आप कोई रिक्वेस्ट डालोगे, तुरंत आपके रिक्वेस्ट को जवाब मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर चैट बोट सिस्टम है। इसके बाद है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर्स को जो ऑफ़र किया जाएगा उसके लिए कस्टमर्स की डेटा का एनालिसिस होता है। कस्टमर जिन जिन डेटा पे क्लिक करता है उस डेटा को हम काफ़ी समय तक कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसे एनालाइज करके फिर राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट भेजते हैं, राइट टाइम पे भेजता है, राइट वे में हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेजते हैं। ये आजकल का ई कॉमर्स का ट्रेंड है। यहाँ तक पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट था सर। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम आज की क्लास का करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को विजुलाइज किया करेंगे। बगैर विजुलाइजेशन का हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब पहले हम कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे, तो पहले विजुलाइजेशन का काम होगा, फिर उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमारा काम है डिजिटल पेमेंट को आपको समझाना। जितने टाइप का डिजिटल पेमेंट होगा वो आज की क्लास में हमारे सामने आएगा। डिजिटल पेमेंट का हम एडवांटेज देखेंगे, डिजिटल पेमेंट का डिसएडवांटेज देखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हमारा टॉपिक होगा दैट इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। जो जो टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट में डेवलप हो रहा है उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में देखेंगे तो 3 क्लासेस हमने टारगेट लिया है कि अगला जो क्लासेस होगा 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास, उससे ज़्यादा हम नहीं जाने देंगे, और उतना में हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आइए सबसे पहले तो हम आज की क्लास में आते हैं। देखिए सबसे पहला तो दोस्तों डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट देखो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है और हमें समझना भी चाहिए इसे। बहुत तो इसके हम लोग ऑलरेडी यूजर हैं, बहुत तो इसके ऑलरेडी हद तक हम यूज़र हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पेटीएम के यूज़र आप हैं या नहीं हैं, तो आप यही कहोगे सर पेटीएम के यूज़र हम ऑलरेडी हैं। अगर हम आपको ये कहें कि आपने आईएमपीएस से कभी किसी को पेमेंट नहीं भेजा है, तो आप कहेंगे हाँ हमने पेमेंट भेजा है, या तो पेमेंट भेजा है या पेमेंट आपने रिसीव किया होगा। मतलब इस सिस्टम के हम ऑलरेडी यूज़र हैं। तो ये सिस्टम के हम ऑलरेडी सर यूज़र हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के। अब आइए डिजिटल पेमेंट सिस्टम है क्या सर? डिजिटल पेमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो कैश नो मतलब कैश वर्ड तो नो, ठीक है। मतलब यहाँ हार्ड कैश में लगा दें, डिजिटल कैश भी होता है तो लगा दें हार्ड कैश नो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेमेंट जाता है, पेमेंट जो रिसीव होता है, मतलब सेंडर जो सेंड करता है और रिसीवर जो पेमेंट रिसीव करता है, सर ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पेमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड।
अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर पेमेंट भेजा जाए और पेमेंट को रिसीव किया जाए तो सर इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल पेमेंट कहेंगे। मतलब यहाँ कैश नहीं होगा सर, कैश ही नहीं। अगर यहाँ पूछा जाए चेक तो आप कहेंगे नो। सर अगर यहाँ पूछा जाए डीडी तो आप कहेंगे नो। नो चेक, नो डीडी, नथिंग, नथिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो चेक है, मैं फिर बोलूँगा, पेपर चेक। सर पेपर चेक, मैं इलेक्ट्रॉनिक चेक की बात नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक चेक तो इसमें होगा। सर डीडी की बात करें तो डीडी में भी आपको कहना है यहाँ पर पेपर वाला डीडी। पेपर मतलब पेपर वाला चीज़, फिजिकल, फिजिकल वाले चीज़ को हटा दीजिए और उसी को वर्चुअल में ले आइए, यही आपका डिजिटल पेमेंट होगा, यही आपका डिजिटल पेमेंट होगा। ठीक है, डिजिटल पेमेंट बट ऑब्वियस है फास्ट होगा और डिजिटल पेमेंट जो होगा वो हमारा सिक्योर होगा। तो डिजिटल पेमेंट है। आइए एक बार इसको हम लोग स्टडी मैट से देखते हैं कि डिजिटल पेमेंट के बारे में स्टडी मैट में क्या कुछ बोला गया है डिजिटल पेमेंट के बारे में। देखो क्या कहता है, पेमेंट मेड थ्रू डिजिटल मोड, पेमेंट मेड थ्रू डिजिटल मोड, पेमेंट मेड थ्रू डिजिटल मोड्स, ये है आपका मतलब पेमेंट को भेजना और पेमेंट को रिसीव करना, डिजिटल मोड। पेयर एंड पेई, दोस्तों पेयर, पेयर होता है और पेई, पेयर जो पैसा देता है, पेई जो पैसा लेता है। सो पेयर और पेई बोथ यूज डिजिटल मोड टू सेंड एंड रिसीव मनी, मनी भेजने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल होते हैं, डिजिटल मोड यूज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहलाता है। नो हार्ड कैश इज इन्वॉल्व, देखो मैंने कहा था ना, कोई हार्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होगा इस पेमेंट में। ऑल ट्रांजेक्शन इन डिजिटल पेमेंट कंप्लीटेड ऑनलाइन, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सब ऑनलाइन होगा। यहाँ ऑनलाइन कहने का क्या मतलब हुआ सर, तो ऑनलाइन कहने का मतलब हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एटीएम से किसी को कैश निकाला, मत एटीएम से अपना कैश निकाला और किसी को पे कर दिया, सर ये डिजिटल मोड नहीं हुआ। जैसे आपने एटीएम से डेबिट कार्ड से कैश निकाला और बिग बाजार में जाके पे कर दिया, सामान खरीद लिया, क्या ये डिजिटल पेमेंट हुआ, सर ये डिजिटल पेमेंट नहीं हुआ। डिजिटल पेमेंट सर कब होता, जब आप बिग बाजार में जाते, सामान खरीद लेते और पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड दे देते, वो कार्ड को स्वैप कर लेते और पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता। मतलब कैश किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए। अगर कैश आ गया है तो सर वो डिजिटल पेमेंट नहीं है, वो डिजिटल पेमेंट नहीं है। देखिए कहता ये इंस्टेंट होता है और कन्वीनियंट होता है पेमेंट में। इंस्टेंट तुरंत होगा और कन्वीनियंट होगा, कन्वीनियंट होगा। अब देखो ये जो पार्ट यहाँ पर इन्होंने दिया, ये मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री लिखना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे ये सिस्टम चेंज हुआ। दोस्तों इन सब से हमारा कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और दूसरी बात हमारे एग्ज़ाम में भी ये चीज़ नहीं आने वाले हैं कि पहले WW वाला सिस्टम चलता था, फिर मोबाइल ऐप आया। तो ये तो ऑलरेडी हम ऑलरेडी जानते हैं कि मोबाइल ऐप के बगैर अब तो कोई बैंक चल ही नहीं सकता, ना कोई बिजनेस चल सकता है। तो अब हमें सीधा आना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट पे। लेकिन सर उस पे आने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, डिजिटल पेमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पहले पढ़ लेना है, फिर उसके बाद हमें इसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टॉपिक को। तो आइए सबसे पहले डिजिटल पेमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सिंपल एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे ऊपर ही कहा गया था अभी डेफिनीशन में, ईजी और कन्वीनियंट होता है, तो पहला पॉइंट बना दिया, ईजी और कन्वीनियंट होता है। देखो कहता है ई पेमेंट एलिमिनेट सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद हैंडलिंग कैश, कैश के साथ जो सिक्योरिटी रिस्क होता है उसको इसने ख़त्म कर दिया। अब किसी ने कहा कैश के साथ क्या सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, सर बहुत बड़ा रिस्क होता है कैश के साथ सिक्योरिटी रिस्क। अब कैसे होता है आप समझिए, मैं आपको 5 करोड़ रुपया 10-10 रुपये वाला नोट दे देता हूँ, 10-10 रुपये वाला नोट आपको मैं 5 करोड़ रुपया दे देता हूँ, और आपको कहता हूँ किसी जगह जाके छोड़ के आओ, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते सर, ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, हार्ड कैश का ये लिमिटेशन है, राइट, जो कि कन्वीनियंट नहीं है,
कन्वीनियंट नहीं है। आप सोच के देखिए कि 10-10 रुपए वाला नोट, 5 करोड़ नोट कितना हेवी होगा, कितना बल्कि हो जाएगा, कैसे आप उसे लेके जाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, राइट। अब आइए सेकंड नंबर पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर, राइट। कहीं से भी आप पैसा भेज सकते हैं, कहीं से भी आप किसी को पे कर सकते हैं, मतलब एनीवेयर एनी टाइम की फैसिलिटी आपको मिलता है यहाँ पर। तो ईजी एंड कन्वीनियंट हुआ, कहीं से पे मनी, एनीवेयर एनी टाइम, एनीवेयर एनी टाइम। अब आइए डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस। दोस्तों गवर्नमेंट क्या करते हैं, ई कॉमर्स सिस्टम को, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए कई बार कुछ जगह पर जो सरचार्ज लगते हैं वो सरचार्ज को ऑफ कर देते हैं, वेवर दे देते हैं, कुछ जगह पे तो छूट भी दे देते हैं कुछ डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करने के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मेनी डिस्काउंट टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जैसे 0.75% का डिस्काउंट ऑन फ्यूल्स पे, उसके बाद है 10% का डिस्काउंट ऑन इंश्योरेंस पेमेंट। ये सब डिस्काउंट गवर्नमेंट देते हैं, दैट इज ई कॉमर्स डिजिटल सिस्टम को एनकरेज करने के लिए। तो हमने 3 पढ़ लिया एडवांटेजेज, एक तो इजी एंड कन्वीनियंट निकला, एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट निकला, और तीसरा डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस। इसके बाद है रिटन रिकॉर्ड। अब दोस्तों आइए, आप किसी को कैश में लेन देन करते हैं, ठीक है, आपने किसी को कैश में पैसे उसको लौटा दिया, ठीक है, कुछ समय के बाद वो कहता है यार मेरा पैसा नहीं दोगे, आपने कहा भाई झूठे, अबे नालायक, मैंने पैसे तो तुझे दे दिए। बोला नहीं, कहाँ दिया पैसा तूने मुझे बिल्कुल पैसा नहीं दिया, राइट। अब देखो क्या करोगे, रिकॉर्ड तो आपके पास रहा नहीं। देखिए, लेकिन इसमें आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो आप उसके मुंह पे मार सकते हैं रिकॉर्ड का प्रिंट कॉपी कि देखो मैंने तुम्हें ये पैसा भेजा था, या उसे ईमेल कर दो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो कि आपको इतने तारीख को इतने बजे मैंने पेमेंट भेजा है और आपके खाते में पेमेंट गया है। तो रिटन रिकॉर्ड होता है। User often forget to note down his or her spending, or even if nothing is done, it take a lot of time. These are automatically recorded in passbook or inside e-wallet apps. ये ऑलरेडी आपके पासबुक में या e-wallet ऐप में रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको मेंटेन कर देता है रिकॉर्ड, ट्रैक स्पेंडिंग एंड बजट के प्लानिंग में ये मदद कर देता है आपको। तो देखो अभी तक हमने 4 समझ गए एडवांटेज। पहला था इजी एंड कन्वीनियंट, दूसरा था एनी टाइम एनीवेयर, तीसरा था गवर्नमेंट के टैक्स से डिस्काउंट मिल जाना, और चौथा जो अभी अभी हमने पढ़ा रिटन रिकॉर्ड, आपके पास रिटन रिकॉर्ड होना। अब आइए आता है लेस रिस्क। रिस्क कहता है कम है। क्यों रिस्क कम है? जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया था दोस्तों, क्या बोला था, आप जैसे बस से आप जा रहे हैं, पिक पॉकेटिंग हो गया, चोरी हो गया, आपके पैसे जो हैं छीन लिया किसी ने, आपको गन पॉइंट लगा के पैसे ले लिया आपसे, तो ये सब आपका इसमें होगा। लेकिन डिजिटल पेमेंट में सर ऐसा कभी नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट में, हाँ कई लोग कहते हैं सर क्रेडिट कार्ड के साथ जो होता है पर उसके लिए कंट्रोल है, राइट। लेकिन कम से कम जान का तो डर नहीं है ना सर, जान का तो डर नहीं है। यहाँ तो जान का भी डर होता है कैश के साथ, आपके हेल्थ के साथ डर है आपको। तो देखो यहाँ पर कहता है डिजिटल पेमेंट लेस रिस्क इफ यूज्ड वाइजली, यही दिया, यूज्ड वाइजली। अब ध्यान करो, आपको मैंने क्या कहा था अभी जो हमने ई कॉमर्स सिस्टम में रिस्क पढ़ा था वहाँ पर, कि जब आपके पास नॉलेज की कमी होगा सर, तभी इस टाइप का रिस्क आपको अगर होता है डिजिटल वाला सिस्टम में। अगर आपके पास सिस्टम का नॉलेज प्रॉपर होता है तो सर ये वाला आपके साथ रिस्क अकर्ड नहीं होता है। इफ यूजर लॉसेस मोबाइल फोन और डेबिट क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, नो नीड टू वरी, कहता है कोई वरी की जरूरत नहीं है। आप एनीवन एल्स मनी विदाउट पिन, कोई आपका पैसा नहीं निकाल पाएगा बगैर एम पिन का, मोबाइल पिन का, बगैर पिन का, फिंगरप्रिंट्स का, कोई नहीं निकाल पाएगा आधार कार्ड से पैसा। इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप किसी से मोबाइल लेके उस पर कंप्लेन कर दीजिए कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा डेबिट कार्ड चोरी हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कोई दूसरे उस अकाउंट को यूज नहीं कर पाएगा, तो रिस्क कम हो गया। अब आइए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस को इससे
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। दोस्तों ध्यान देना, आज के डेट में जो बिजनेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दे रही है, ये उसको एडवांटेज है उस बिज़नेस का। वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ पा रही है, क्योंकि कस्टमर अब डिजिटल पेमेंट में बहुत कंफर्ट है, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो कस्टमर चाहता है कि हम पेमेंट डिजिटली कर दें। तो डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन अगर आप व्यापार में देते हैं तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अभी कोरोना काल में देखा गया था कि जिस बिजनेसमैन के पास फ़ोन पे का सिस्टम नहीं था, जिसके पास आपका पेटीएम का फैसिलिटीज़ नहीं था, उसको व्यापार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और हमने देखा है कि सब्जी वाला तक भी, जो कि ठेला पे सब्जी बेच रहा है, रेडी वाला, ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला है ना, गोलगप्पे बेचने वाला, उसने भी फ़ोन पे का अपना कोड ले रखा है और वो फ़ोन पे से या पेटीएम से पैसा ले रहा है। तो देखिए कितना बदलाव है, कितने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है ही है। डिजिटल पेमेंट एनेबल्स बिजनेस टू मेक सेल्स कस्टमर हु चूज टू पे इलेक्ट्रॉनिकली। जो कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली पे करना चाहता है, उसको अगर आप ये फैसिलिटी नहीं देंगे तो कस्टमर से आप दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको फैसिलिटी कस्टमर्स को देनी पड़ेगी, आपको उस मोड में पेमेंट लेनी पड़ेगी, राइट। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। देखो ध्यान देना, कैश, चेक, डीडी, कितना मोटा लीफ होता है दोस्तों, कितना मोटा लीफ होता है, उस पर प्रिंटिंग, स्टेशनरी आइटम। अब सोच के देखिए, स्टेशनरी के खर्चे, ये सब एनवायरनमेंट से आते हैं, ये सब एनवायरनमेंट है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जाएगा अगर आप पेपर का इस्तेमाल कम करेंगे। आप सोच के देखिए कि आदमी के पास, एक आदमी के पास इतने मोटे मोटे लीफ होते हैं चेक का, इतने मोटे मोटे लीफ होते हैं, मतलब उनके पास बहुत ढेर सारे डीडी की व्यवस्था होते हैं। अब आप बताइए, बैंक में इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होता था, इतने ज़्यादा पेपर का यूज होता है, सबसे ज़्यादा तो आपका जो करेंसी होता है, करेंसी में भी पेपर का इस्तेमाल होता है। तो इसको दूर करने के लिए, स्टेशनरी को दूर करने का एक बहुत बड़ा मतलब एक्सपेंस आप निकाल दो, और साथ में एनवायरनमेंट को बचाना है, तो आपको डिजिटल की तरफ जाना पड़ेगा। गो डिजिटल मेक्स योर एनवायरनमेंट ग्रीन। आपको अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाना है तो डिजिटल के तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंटल फ्रेंडली हुआ। 7 एडवांटेज आपके डिजिटल पेमेंट का दिया गया। पहला एडवांटेज डिजिटल पेमेंट का दिया गया कि डिजिटल पेमेंट जो होता है वो इजी एंड कन्वीनियंट होता है। दूसरा एडवांटेज आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा एडवांटेज कह सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट हो जाता है। रिस्क रिड्यूस कर देता है, इससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। इसमें हमारे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब आइए, इसके ड्रॉबैक्स हैं। रिटन रिकॉर्ड्स भी होगा दोस्तों, बहुत सारे जो 7 एडवांटेज है वो एडवांटेज आपका मैंने सारे बता दिए आपको। अब आइए यहाँ पर आते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के ड्रॉबैक्स क्या हैं? सर, पहला ड्रॉबैक्स है कि नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होगा। देखो, याद होगा आपको, मैंने कहा था, अभी ऊपर भी आया था कि इफ इट इज़ यूज वाइजली, अगर वाइजली यूज करते हैं, नॉलेज रखते हुए करते हैं, तो आपके लिए ये रिस्क कम होगा। अगर नॉलेज नहीं है और फिर यूज करते हैं, तब तो सर आपके लिए रिस्क ज़्यादा होगा, वो तो ज़्यादा रिस्क क्रिएट करेगा। तो नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। कैसे? मोस्ट ऑफ द डिजिटल पेमेंट मोड्स आर मोबाइल फोन्स, वो मोबाइल फ़ोन पे होगा। इंटरनेट एंड कार्ड्स यहाँ पर यूज होगा। दीज मोड्स आर समवॉट डिफ़िकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, जैसे फार्मर और वर्कर्स को बताए गए हैं। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, देखो आ गया ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डेटा के थेफ्ट का रिस्क है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, अगर आप ये मत कहना कि अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ऊपर कुछ और बोला, नीचे कुछ और बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो, रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है और अगर कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी लगा रखी है, तो ये रिस्क अकर्ड नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि रिस्क अकर्ड नहीं होगा। इसके लिए पहले तो यूज़र के पास नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा जो कंपनी है
जो कंपनी ये सिस्टम हमें दे रही है उसके पास प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर है देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट एसोसिएटेड विद डिजिटल पेमेंट, हैकर्स कैन हैक सर्वर ऑफ द बैंक्स, बैंक के सर्वर। अब बताइए, अगर बैंक के पास सिक्योरिटी नहीं होगा तो सर्वर तो हैक करेगा, तो बैंक को इसके लिए सिक्योरिटी लगाना चाहिए अपना। बैंक जितना ज़्यादा सिक्योरिटी लगाएगा उसका सर्वर हैक नहीं होगा सर, यही बात मैंने आपको बताया था। ई वॉलेट कस्टमर इज यूजिंग easily get his or her personal information, so they can use information to steal money from customers account। कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है अगर आपका डेटा चोरी हो जाए, अगर आपका डेटा हैक कर लिया जाए। अब आ जाइए, एक है ओवर स्पेंडिंग। दोस्तों देखो, जब हमारे पास कैश की व्यवस्था होती है तो हम वॉलेट में कुछ लिमिटेड कैश लेके बाहर जाते हैं क्योंकि बाकी पैसा हमारे बैंक अकाउंट में होता है। लेकिन अगर वो बैंक अकाउंट का एक कार्ड हमारे पास आ जाए, डेबिट कार्ड आ जाए या क्रेडिट कार्ड आ जाए, और उसमें कोई लिमिट ना हो, अब सोच के देखो, कोई लिमिट ना हो, ठीक है, क्या होगा? हमारे अकाउंट खाली हो सकता है। जैसे मान लो हम कहीं गए, रेस्टोरेंट में गए और पैसे हमने 2000 रुपये अपने वॉलेट में रख लिए या 3000 रुपये वॉलेट में रख लिए, तो जब हम कोई ऑर्डर देते हैं ना तो हम पहले अपना वॉलेट टटोल लेते हैं कि हमारे पास पैसे है या नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं होगा और आप ज़्यादा का ऑर्डर दे देंगे तो रेस्टोरेंट में 1-2 दिन आपको झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि बगैर पैसे का तो आने देगा नहीं आपको, तो कहेगा झाड़ू पोछा लगाओ 1-2 दिन, उसके बाद चले जाना। 1-2 दिन काम कर सकते हैं आप वहाँ पर। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अच्छा आदमी क्या करता है, पहले अपना वॉलेट में स्टेटस चेक कर लेता है कि कितने पैसे हैं, उसके बाद वो ऑर्डर देता है उसी के अकॉर्डिंगली, राइट। लेकिन अगर आपके पास सर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हो और उसमें कोई लिमिट ना हो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, तो आप पूरे के पूरे अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो ओवर स्पेंडिंग का चांस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में। वन कीप्स लिमिटेड कैश हीज और हर फिजिकल वॉलेट। देखो यही है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ई कॉमर्स को EIS में याद करना मुश्किल होता है। अब मैं उस बच्चे से कहता हूँ तुम क्या याद करते हो? देखो यहाँ केवल याद करना चाहिए ओवर स्पेंडिंग को, केवल याद करना चाहिए ओवर स्पेंडिंग को। अब इसकी बॉडी की बात है तो सर बॉडी खुद लिखो ना, जो आपने समझा उसके आधार पे आप लिखो बॉडी को। यहाँ पर बॉडी क्यों आप याद कर रहे हैं? हमें ये नहीं समझ में आया कि स्टूडेंट बॉडी क्यों याद करता है। अरे बॉडी तो समझने का चीज़ है, समझ के आप लिख दो इसे, राइट। अब आइए, यहाँ पर है सर डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन। देखिए डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, कई बार क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं जो ट्रांजैक्शन आपने कभी किया ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन हो गया। जबकि कैश में ऐसा होगा ही नहीं, कैश में आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। भाई कैश जिससे आपने सामान खरीदा उसी को आप देंगे ना कैश, तो कैश में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में आता है। इन इलेक्ट्रॉनिक मनी such as credit card is misused by someone else, it is very difficult to receive a refund। रिफंड लेना, अब उसका रिफंड लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो रिकॉर्ड तो हो चुका है। कंपनी कहेंगे कि आपको पैसा तो देना पड़ेगा। अब आइए 5वें नंबर पे आते हैं, इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। देखो कहता है बिजनेस कॉस्ट जो है इससे इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा होगा क्यों नहीं बिजनेस कॉस्ट इंक्रीज? ये बिजनेसमैन के लिए कि कॉस्ट इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? अब आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आते हो तो सबसे पहला तो आपको एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईटी का सिस्टम, जो सिक्योरिटी को मेंटेन करे। दोस्तों इसमें सिक्योरिटी मेंटेन करना आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप ये मत भूलो आपने सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 पढ़ा है, 14 और 15, और सेक्शन नंबर 43A भी है जो ये कहता है
कि हर बॉडी कॉरपोरेट को कस्टमर्स का जो डेटा है उसको सिक्योर रखना है, कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन को सिक्योर रखना है। अब अगर आपके पास सिक्योरिटी फीचर नहीं है और ये डेटा मान लीजिए लीक हो जाता है, ये आउटसाइडर के हैंड में चला जाता है, हैकर्स के हैंड में चला जाता है, तो दोस्तों जितना नुकसान हुआ है, मान लो मेरे खाते से या किसी के खाते से अगर लाखों में रुपए गए हैं, करोड़ों में रुपया गया है, वो सारा का सारा रुपया आपको भरना पड़ेगा सर, वो रुपए आपको देने पड़ेंगे सर। तो इसके लिए कंपनी को बहुत हैवी स्केल पे सिक्योरिटी पे खर्चा करना पड़ता है, तभी कहता है बिजनेस कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा हो गया यहाँ पर। So digital payment system come with increased need to protect sensitive financial information। देख रहे हो, बस जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के कारण यहाँ पर कहा गया कि आपको ज़्यादा इस पे एक्सपेंस करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। इन अ बिजनेस कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, आपको अनऑथराइज एक्सेस हैकर से बचाना पड़ेगा, तो बिजनेस कॉस्ट जो हुआ वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर लगेगा। एंड द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस, देखिए ये भी एक है कि बगैर इंटरनेट का कोई भी आदमी डिजिटल पेमेंट में लेन देन नहीं कर सकता। मतलब डिजिटल पेमेंट में लेन देन के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, बगैर इंटरनेट का डिजिटल पेमेंट सर नहीं हो सकता। तो ये इसके डिसएडवांटेजेज हैं। देखो हमने 7 एडवांटेजेस पढ़े, हमने 6 डिसएडवांटेजेस पढ़े, डिजिटल पेमेंट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सर डिजिटल पेमेंट होते हैं। तो अब डिजिटल पेमेंट के हम टाइप्स पे आने वाले हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा कि डिजिटल पेमेंट के बारे में आप बस 2-3 बात याद रखना कि कोई हार्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इंस्टेंट होता है, इजी एंड कन्वीनियंट होता है। ये डेफिनेशन में आप लिखेंगे। पेयर और पेई जो होगा दोनों डिजिटल मोड का इस्तेमाल करता है, सेंड और रिसीव मनी। और साथ में हम लिखेंगे कि जितने भी ऑनलाइन, मतलब हमेशा डिजिटल पेमेंट जो होगा उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी होना ज़रूरी है, बगैर ऑनलाइन का डिजिटल पेमेंट नहीं हो सकता। मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए डिजिटल पेमेंट के लिए, इतना आप लिखोगे। उसके बाद इसके एडवांटेज का क्वेश्चन अलग से आ सकता है, इसके डिसएडवांटेज का क्वेश्चन सर अलग से आ सकता है। तो जैसा भी क्वेश्चन आए एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको उसे लिखना है, ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में आते हैं। देखो जब हम डिजिटल पेमेंट के टाइप्स में आते हैं तो मेनली पहले डिजिटल पेमेंट को 2 टाइप्स में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। इसका मतलब डिजिटल पेमेंट के ओल्ड मेथड भी है। मतलब डिजिटल पेमेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट न्यू मेथड तो दूसरा पार्ट ओल्ड मेथड, ठीक है। देखिए जैसे हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट तो तुरंत आता है 2 पार्ट डिजिटल पेमेंट। तो इसमें 2 टाइप है मेनली, एक है न्यू मेथड, नया तरीका क्या है डिजिटल मेथड का, ऑफ डिजिटल मेथड डीएम, और दूसरा होता है ओल्ड मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, सॉरी डीपी कर दो, डिजिटल पेमेंट डीपी। तो डिजिटल पेमेंट का पुराना तरीका क्या है, डिजिटल पेमेंट का नया तरीका क्या है। नया तरीका क्या है दोस्तों, आजकल मैक्सिमम जो सिस्टम अगर देखा गया है तो वो सिस्टम आज के डेट में यूपीआई बेस्ड है। यूपीआई बेस्ड देखिए ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो यूपीआई सिस्टम है, यहाँ पर यूनिफाइड वर्ड का मतलब हुआ कि एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करना। और जैसे आप देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पेमेंट सिस्टम लागू किया, आपके दैट इज आईसीआईसीआई बैंक अपना सिस्टम लागू किया, एचडीएफसी बैंक अपना सिस्टम लागू किया, पंजाब नेशनल बैंक अपना सिस्टम लागू किया। सर करे, सब अपना अपना सिस्टम लागू करे। वेयर इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या गवर्नमेंट का कोई अपना सिस्टम नहीं होगा? क्या गवर्नमेंट पेमेंट सिस्टम कोई अपना नहीं बनाएंगे? तो देखो गवर्नमेंट ने एक अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप किया, दैट पेमेंट सिस्टम इज नॉन एज यूपीआई। और इसके लिए उन्होंने इसका जो डेवलपमेंट किया वो डेवलपमेंट दोस्तों किया एनपीसीआई ने।
एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है सर? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो एनपीसीआई है, इन्होंने यूपीआई का डेवलपमेंट किया। यूपीआई एक सिस्टम बनाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस देखो, वर्ड है इंटरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये होल एंड सोल पेमेंट का ये सिस्टम नहीं होगा। मतलब ये होल एंड सोल पेमेंट का सिस्टम नहीं होगा, ये केवल और केवल एक इंटरफेस देगा। इंटरफेस का हमेशा मतलब होता है दो के बीच में। बच्चे ध्यान रखना, इंटरफेस वर्ड जहां भी हो, इसका मतलब ऑलवेज होगा दो के बीच में, दो के बीच में। तो देखो, यूपीआई एक इंटरफेस है, मतलब इस इंटरफेस का इस्तेमाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी करेंगे, इस इंटरफेस का इस्तेमाल एचडीएफसी बैंक भी करेंगे, इस इंटरफेस का इस्तेमाल आईसीआईसीआई बैंक भी करेंगे। सारे के सारे बैंक यूपीआई के, पेटीएम भी करेगा, पेटीएम वॉलेट भी करेगा, आपके फोन पे वॉलेट भी करेगा, गूगल पे भी करेगा, अमेजोन पे भी करेगा। जितना भी है सब यूपीआई इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा। तो यूपीआई एक इंटरफेस देता है दोस्तों, जो इंटरफेस एनपीसीआई ने डेवलप किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। ये भारत सरकार का एक डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। इसमें आपको पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, और वो जो अकाउंट होगा वो आपका यूनिवर्सल अकाउंट हो जाएगा। वो यूनिवर्सल अकाउंट होगा, किसी भी बैंक में चलेगा, हर जगह वो नॉन होगा। तो आप इसे अपने मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं। कई लोग होते हैं जो यूपीआई आईडी मोबाइल से ऐड कर देते हैं, कई लोग अपने अकाउंट से करते हैं। तो ये हमारा यूपीआई सिस्टम होगा। आइए आपको मैं इस यूपीआई ऐप के बारे में बताऊं। देखो यहाँ पर कहता है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एंड रिटेल पेमेंट बैंक्स आर चेंजिंग द वेरी फेस ऑफ बैंकिंग इन टर्म्स ऑफ मूविंग मोस्ट बैंकिंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजिंग दिस। अब देखो यहाँ तक जो है, इसमें ये वाला पार्ट्स आपके एग्ज़ाम के लायक कुछ भी नहीं है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया रीडिंग में। तो यूपीआई अब यहाँ से शुरू हुआ। यूपीआई एक सिस्टम है दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। ये हुआ मेन चीज, ये समझना, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मतलब ये इस यूपीआई से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, आप उसे जोड़ लीजिए, पीएनबी में अकाउंट है, आप उसे जोड़ दीजिए, किसी भी बैंक में अकाउंट है। जबकि एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप पेमेंट गेटवे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आप अपने एचडीएफसी के बैंक अकाउंट को नहीं जोड़ सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं सर, और आपका खाता अगर एचडीएफसी में भी है, तो आप एचडीएफसी वाले अकाउंट को उससे नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन इस यूपीआई से आप किसी भी खाता को जोड़ देंगे, किसी भी खाता को आप जोड़ सकते हैं, और एक नहीं, आप 10-15 खाता को जोड़ सकते हैं। तो ये है आपका, इसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, अब आइए, सेवरल बैंकिंग सर्विसेज, जैसे अब आपको बहुत सारे बैंकिंग के फीचर मिलता है। इसमें क्या क्या फीचर मिलता है? आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, राइट। यूपीआई इज अ पेमेंट मोड। अब देखो यहाँ कहता है यूपीआई एक पेमेंट मोड है विच इज यूज टू मेक इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। अब बच्चे देखो यहाँ पर, अब ये जो लाइन इन्होंने लिखा है रिपीट कर दिया, तो इस लाइन को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप ये लाइन लिखिए। देखो अभी तक हमारे को केवल दो बातें यहाँ पर समझना है कि यूपीआई जो है वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को फैसिलिटी देता है, और दूसरा यूपीआई बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी देता है। जैसे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। ये दो चीज़ अभी तक हमें देखने को मिला है। बाकी यूज़र कैन ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन टू अकाउंट्स। देखो फिर से रिपीट हो गया, मतलब कितने बार ये रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को 3 बार रिपीट कर दिया। यूज़र मस्ट रजिस्टर। अब यहाँ से ज़रूरी है कि इसको यूज करने के लिए यूज़र को रजिस्टर करना पड़ेगा
for mobile banking to use UPI app. Since it is completely digital, UPI can be used 24 hours इवन ऑन पब्लिक हॉलीडेज। आप पब्लिक हॉलीडेज में भी यूपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दोस्तों जैसे बैंक में जो आरटीजीएस या एनईएफटी वगैरह होता है उसको पब्लिक हॉलीडे में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि यूपीआई के पेमेंट सिस्टम को आप पब्लिक हॉलीडे में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल है। यूजर्स नीड टू डाउनलोड, अब यूजर को क्या करना पड़ेगा, यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यूपीआई ऐप जैसे भीम यूपीआई ऐप, ध्यान देना यूपीआई खुद में कोई ऐप नहीं है, यूपीआई खुद में कोई ऐप नहीं हो तो इंटरफेस है। आप किसी न किसी यूपीआई ऐप को डाउनलोड करोगे, जैसे वन ऑफ द ऐप इज भीम ऐप। भीम ऐप है जो कि यूपीआई का ऐप है, राइट, ये एग्जांपल है। तो देखो कहता है आप ऐप को डाउनलोड करते हो, फिर वहाँ पर अपना वर्चुअल प्राइवेट अकाउंट बनाते हो वीपीए, और वहाँ पर अपना यूपीआई आईडी क्रिएट करते हो। देयर आर टू मैनी गुड यूपीआई ऐप्स अवेलेबल। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, भीम ऐप है, एसबीआई यूपीआई ऐप है, एचडीएफसी का यूपीआई ऐप है, आई मोबाइल ये आईसीआईसीआई बैंक का है, फिर फ़ोन पे ऐप है, ये सब आपका यूपीआई का ऐप है। आपका यूपीआई के बारे में यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए मैं आप लोगों को हैंड नोट्स बताता हूं कि कैसे आप यूपीआई ऐप पे क्रिएट करोगे। देखो दोस्तों आपने बहुत सारे चीज़ पढ़ लिया और आपने देखा एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैं चाहूँगा कि इसका हम आपको हैंड्स नोट बनवा दें सॉरी, हैंड नोट्स बनवा दें। तो आइए यूपीआई पे हम आपको हैंड्स नोट बनवा देते हैं। देखिए यूपीआई ऐप पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम है जो पावर देता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड several बैंकिंग सर्विसेज, सेवरल बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज क्या है, तो कहते हैं बैंकिंग सर्विसेज में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र बिटवीन टू अकाउंट थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर लीजिए। सर आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। सर आप अकाउंट बैलेंस जान सकते हैं, अकाउंट बैलेंस आप पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितनी है। तो इस तरीके से आप ETC लगा देंगे, ये काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अब आइए ये काम करने के लिए आपको यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है सर, और डाउनलोड करने के बाद आप इसमें VPA और वर्चुअल प्राइवेट अकाउंट या अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो ये आपका डाउनलोड करने के बाद आपको करना है। अब ये सिंस डिजिटल है तो आप इसको 24 आवर्स यूज कर सकते हैं, और उतना ही नहीं पब्लिक हॉलीडे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक हॉलीडे में भी ये यूज हो सकता है, यूज हो सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि पब्लिक हॉलीडे में इसका यूज हो सकता है। कई सारे यूपीआई आईडी यूपीआई ऐप अवेलेबल है सर, तो एग्जाम्पल्स अगर आप यूपीआई ऐप का देंगे तो भीम एक यूपीआई ऐप है, आपका एसबीआई का यूपीआई ऐप है, यूपीआई ऐप है, आप एचडीएफसी का यूपीआई ऐप है,
पेटीएम का यूपीआई ऐप है, पेटीएम के पास भी यूपीआई ऐप है, ETC। ये सब यूपीआई ऐप का एग्जाम्पल हुआ, राइट। यहाँ तक आपका सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो जाता है, राइट। इतना चीज़ आप यूपीआई के बारे में लिख देंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो, जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया कि वन ऑफ द यूपीआई ऐप इज़ भीम। अब इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, यूपीआई ऐप भी दिया और फिर से दोबारा भीम भी दे दिया। तो देखो, भीम भी भारत सरकार का डेवलप्ड ऐप है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डेवलप किया, HDFC बैंक ने अपना डेवलप किया, तो एक भारत सरकार ने भी डेवलप किया, यूपीआई का ऐप डेवलप किया, तो उसे हम लोग भीम ऐप कहते हैं, भीम यूपीआई ऐप कहते हैं, राइट। तो भीम यूपीआई ऐप को सर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और इसमें जो आपने यूपीआई ऐप में पढ़ा हुआ था वही चीज़, सारा चीज़ यहाँ पर आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा। एक भी चीज़ आपको सर यहाँ अलग नहीं मिलेगा, राइट। मैं एक बार आपको बता दूं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम न्यू मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद हम फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे डिजिटल पेमेंट का। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सर ये न्यू मेथड पढ़ रहे हैं। तो आइए, यूपीआई ऐप पढ़ चुके हैं, अभी हम सेकंड वाले को थोड़ा सा स्किप किया है क्योंकि थर्ड वाला रिलेटेड है, तो पहले इसे हम पढ़ लें। देखिए, ये मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय NPCI, मैंने आपको बोला था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने इसे डेवलप किया था, बेस्ड ऑन यूपीआई। ये यूपीआई पे बेस्ड है। सरकारी सारी कहानी तो यहीं पे आ गया कि यूपीआई पे बेस्ड है, मतलब इसका बेसिस ही यूपीआई है, तो सारे के सारे चीज़ यूपीआई होगा। फिर आपसे अगर कोई पूछे ये किस बैंक का है, सर ये किसी बैंक का नहीं है, ये भारत सरकार का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बैंक का होगा तो SBI अपना बनाया यूपीआई ऐप, HDFC अपना बनाया, ICICI बैंक ने आई मोबाइल के नाम से अपना यूपीआई ऐप बनाया। तो हर बैंक का अपना, SBI का बॉडी है, SBI बॉडी जो है, ये SBI बॉडी उसका यूपीआई ऐप है। तो हर बैंक के अपने अपने यूपीआई ऐप है, राइट। लेकिन भीम ऐप के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप सर यही कहेंगे कि भीम ऐप भारत सरकार का NPCI का डेवलपमेंट है, नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये एक डेवलपमेंट है। इट फैसिलिटेट ई-पेमेंट्स डायरेक्टली थ्रू द बैंक्स एंड सपोर्ट ऑल इंडियन बैंक्स। लीजिए, क्योंकि देखो मैंने पहले बोला था जो यूपीआई पे बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब जो यूपीआई का कोड चीज़ होगा वो सारे बैंक्स को सपोर्ट करेगा, सारे बैंक्स को सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि भीम के अंदर भी आप HDFC के अकाउंट को भी जोड़ दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को जोड़ दो, ICICI बैंक के अकाउंट को जोड़ दो, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट को जोड़ दो। और सर मैंने जोड़ के रखा हुआ है, मैंने एक भीम ऐप है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ अपने मोबाइल में, और मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं अलग अलग बैंक में मैंने सबको जोड़ दिया उसके साथ। तो मैं सबको जोड़ के रखा हुआ हूँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल में इसके यूजर हूँ सर, राइट। अब आइए, कहता है कि आप मल्टीपल बैंक्स को सपोर्ट करते हैं, कौन, दैट इज व्हाट, यूपीआई, एज लाइक एज यूपीआई। इट इज़ बिल्ड ऑन इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इमीडिएट पे है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका अकाउंट डेबिट हुआ, जो रिसीवर होगा उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आप कहेंगे सर ये काम तो हर एक डिजिटल पेमेंट में होता होगा कि हमारा अकाउंट डेबिट होता है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता होगा। सर नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें RTGS NEFT, तो RTGS में आपका अकाउंट डेबिट होगा तो उस पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। लेकिन NEFT में सर 8 घंटे का भी वक्त लग सकता है, 8 घंटा भी लग सकता है पेमेंट को क्रेडिट होने में। पेमेंट रास्ते में होता है सर, बहुत हैवी ट्रैफिक के समय में पेमेंट आपके 8 घंटे में क्रेडिट होता है। तो ऐसा हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जो पेमेंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया वो तुरंत के तुरंत रिसीवर के अकाउंट में चला गया, पेई के अकाउंट में, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर भीम से भेजते हैं तो ऐसा ही होगा, आपने भेजा और उधर रिसीव हुआ। देखो, कहता है ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है सर, इसी को हम लोग IMPS भी कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड अलाउज यूजर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी बिटवीन द बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी टू पार्टीज। देखो क्या नया मिला हमें, कुछ भी नया नहीं मिला, जो UPI में था वही चीज़ यहाँ भी मिला।
इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट, मैंने सर ऑलरेडी बोला मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिए। भीम वर्क्स ऑन ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ये सारे मोबाइल डिवाइस पे काम करेगा। हाँ सर, इसका मतलब हुआ कि भीम विंडोज़ में भी काम करेगा, भीम एंड्रॉयड फ़ोन में भी काम करेगा, भीम एप्पल के मोबाइल पे भी काम करेगा। आप याद करो जब आपको ऐप बताया था तो क्या बोला था, याद करो कि अगर आप एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाते हो तो एप्पल पे काम नहीं करेगा, अगर आप एप्पल के लिए बनाते हो केवल और केवल एप्पल के लिए ऐप बनाते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन पे काम नहीं करेगा। सर ऐप की यही डिसएडवांटेज है और वेबसाइट की यही एडवांटेज है। एक वेबसाइट बनाया तो हर डिवाइस पे खुल जाएगा, लेकिन एक ऐप बना के, जैसे एंड्रॉयड का ऐप बना के आप उसे एप्पल पे नहीं खोल सकते, एप्पल का ऐप बना के आप उसे एंड्रॉयड पे नहीं खोल सकते, ब्लैकबेरी पे नहीं खोल सकते, तीजन पे नहीं खोल सकते। आप एक ऐप बनाएंगे तो उसको आप एक ऐप पे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे खुलेगा। तो ये कहते हैं कि भीम जो होता है, इसका मतलब भीम ऐप एप्पल के लिए भी है, भीम ऐप एंड्रॉयड के लिए भी है, सभी के लिए भीम ऐप अवेलेबल है, सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, राइट। यूजर सेंड और रिसीव मनी टू अदर यूपीआई पेमेंट एड्रेस बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड। इसके लिए पेमेंट के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं या उसके अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड देखो, पहला या तो पेमेंट आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भेज दो सर। दूसरा, अब ये थोड़ा सा रेलिवेंट जानकारी आया है जो कि यूपीआई सिस्टम में नहीं था, ये जानकारी। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। दूसरा, आप उस पार्टी का अकाउंट नंबर उसके साथ आईएफएससी कोड को आप ऐड करके भेज सकते हैं। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फाइनेंशियल, एफ फॉर सिस्टम, सी फॉर कोड। और अगला तरीका है कि आप उसका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID का इस्तेमाल करके आप उससे पेमेंट भेज सकते हैं। मतलब पेमेंट भेजने के लिए 3 ऑप्शंस आपको दिए गए, या तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, या उस पार्टी का अकाउंट नंबर के साथ आईएफएससी कोड डाल दीजिए तो उसके पास पेमेंट चला जाएगा, या तीसरा उसका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर मंगा लीजिए। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर मंगा लीजिए, उससे भी उस पार्टी को पेमेंट जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हम कैसे मंगा सकते हैं, अपना कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अकाउंट का मोबाइल मनी आइडेंटिफायर क्या है, MMID क्या है। सर टाइम आने दीजिए, बताएंगे। इसी आज ही ये डिस्कशन होगा कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हमें किस सिस्टम से मिलता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे USSD, अभी हम आगे पढ़ेंगे USSD, वहाँ से आपको मोबाइल मनी आइडेंटिफायर भी मिलेगा सर। तो अभी हम टॉपिक आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, राइट। देखिए अभी तक हमने 2 चीज़ पढ़ा। तो अगर हमारे को भीम के बारे में पूछा जाए, भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में पूछा जाए, तो देखो मैं तो सीधा कहूँगा कि आप इसमें देखो, भीम को अगर याद करना है तो आप इसमें UPI उसकी सारी बात लिख देंगे आप, प्लस इसमें आप ऐड कर देंगे कि पैसा भेजने के लिए या तो आप स्कैनिंग करेंगे क्यूआर कोड को, या आप उसका अकाउंट नंबर, और में अकाउंट नंबर प्लस आप इस्तेमाल करेंगे आईएफएससी, या आप उसका MMID इस्तेमाल करेंगे और आप उसको पेमेंट भेज सकते हैं। बाकी सारी बात दोस्तों आप उसमें चाहें तो UPI वाला लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आते हैं एक अनदर पेमेंट सिस्टम पे जो कि हमारा है IMPS। मैंने कहा था इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो दोस्तों, बैंक में जो RTGS होता है या बैंक में जो NEFT की फैसिलिटी होते हैं, राइट, उस फैसिलिटी में कई बार देखा गया है कि सर्वर पे जहां पेमेंट प्रोसेस होता है उस सर्वर पे अगर थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा लोगों ने पेमेंट कर रखा है, तो सर्वर थोड़ा समय ले लेता है, सर्वर थोड़ा टाइम ले लेता है।
तो अगर आप चाहते हो कि इमीडिएट, मतलब ऐसे केस में क्या होगा, आपने तो पेमेंट भेज दिया लेकिन रिसीवर के अकाउंट में पेमेंट नहीं गया, आप चाहते हो कि पेमेंट आपका तुरंत चला जाए, तो सर तुरंत भेजने का ऑप्शन है कि आप IMPS के थ्रू भेजिए। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, IMPS में सर डेज लिमिट होता है, डेज लिमिट होता है। अब डेज लिमिट क्या होता है, तो डेज लिमिट होता है 50,000 का, कई बैंक में होते हैं 40,000 का, कई बैंक में होते हैं 25,000 का, एक दिन का लिमिट होता है, इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं भेज सकते IMPS से इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम सर्विस से आप इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। अब सुनिए, उतना ही नहीं, एक और फ़ायदा है आपको, जैसे हॉलीडेज़ के समय में, मान लो सैटरडे है, लास्ट सैटरडे है मंथ का, फोर्थ सैटरडे या सेकेंड सैटरडे है, तो बैंक तो बंद है, संडे को बैंक बंद है, पब्लिक हॉलीडे में बैंक बंद है। तो जब पब्लिक हॉलीडे होगा उस समय में आपका NEFT RTGS काम नहीं करेगा। अब NEFT RTGS काम नहीं कर रहा है, हमारे पास IMPS UPI की कोई फैसिलिटी है नहीं, तो हम पेमेंट कैसे करें किसी को? सर आप पेमेंट कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करिए और उसमें आप IMPS की फैसिलिटी में जाइए। IMPS 24 घंटा 365 दिन काम करता है, कोई हॉलीडे इसके लिए लागू नहीं होता, मतलब किसी हॉलीडे से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, काम करेगा सर। तो देखिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, कहते हैं इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। इंटर बैंक का मतलब हुआ दोस्तों एक बैंक से दूसरा बैंक, राइट, थ्रू मोबाइल फोन। IMPS इज एन empathetic tool for transfer money instantly within banks across India थ्रू मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM। देखिए दो जगह से आप IMPS को यूज कर सकते हैं। एक तो आप इंटरनेट बैंकिंग से जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग से दोस्तों ध्यान रखना, भीम के लिए इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत है। ये मोबाइल से आप करते हैं भीम का इस्तेमाल, UPI का इस्तेमाल मोबाइल से होता है। जबकि अगर IMPS आपको यूज करना है तो इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके आप ये काम कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आप ATM से भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन मिला आपको IMPS यूज करने का, एक तो इंटरनेट बैंकिंग और दूसरा ATM। इसके बाद आपका देखिए हमने 3 ऑलरेडी पढ़ लिया। एक हमने सर UPI पढ़ा, UPI में हमने क्या पढ़ा कि ये मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को फैसिलिटेट करता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें बहुत सारे बैंकिंग की सर्विसेज हमें मिलता है, खासकर सर्विसेज फंड ट्रांसफ़र का मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन 2 पार्टीज। दूसरा मिलता है कि आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं सर, मर्चेंट को पेमेंट। अब आइए, कई लोग पूछते हैं कि क्या IMPS से मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते हैं? सर देखो अभी तक तो IMPS से मर्चेंट के पेमेंट का कोई फैसिलिटी डेवलप नहीं हुआ है। IMPS की अगर हम बात करें, हाँ IMPS से आप पैसा ट्रांसफ़र करिए, फंड ट्रांसफ़र करिए, बाकी फैसिलिटी अभी IMPS में नहीं आया है, केवल एक फैसिलिटी दिया है। IMPS बेसिकली हुआ है कि स्मॉल अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो आप मतलब पेमेंट आप कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इवन ऑन हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे में भी कर सकते हैं, और ये फास्ट होता है, तुरंत पैसा चला जाता है भीम की तरह। जबकि RTGS हो या NEFT हो, तुरंत पैसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा समय लेगा। जिसमें RTGS मिनट 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन NEFT में 8-8 घंटे का डिले देखा गया है, कि ऐसा भी देखा गया 8-8 घंटे का डिले है। फिर हमने आपको भीम ऐप के बारे में बताया जो कि आपका बिल्कुल UPI ऐप की तरह है। अब देखो यहाँ पर आ गया मोबाइल वॉलेट। दोस्तों सदियों तक आदमी क्या यूज करते रहा? अपना फिजिकल वॉलेट, वही फिजिकल वॉलेट की व्यवस्था, ठीक है। लेकिन अब उस वॉलेट को कन्वर्ट किया गया ई वॉलेट में। जैसे हम बात करें पेटीएम का, जैसे हम बात करें मोबीक्विक का, जैसे हम बात करें फ़ोन पे ऐप का, तो ये सब के सब आपको मोबाइल वॉलेट की फैसिलिटी देता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल और रियल लाइफ वॉलेट है, रियल लाइफ वॉलेट का डिजिटल वर्जन होगा, इन विच वन कैन ऐड मनी टू परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐड मनी। अब देखो ध्यान देना,
जो भीम ऐप है या जो यूपीआई है और ये वॉलेट, दोनों में क्या फ़र्क है? वॉलेट जो है ये काम करता है आपका पोस्ट पेड प्रीपेड की तरह। अब क्यों बोला प्रीपेड? पहले आपको अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना पड़ेगा, बगैर ऐड किए हुए आप वॉलेट को यूज नहीं कर सकते। तो पहले तो वॉलेट में ठीक उसी तरीके से जैसे आप फिजिकल वॉलेट में करते हैं। कैसे करते हैं आप याद करिए। आप वॉलेट में पैसा डालेंगे तब तो पैसा ले जाके आप खर्च करेंगे कहीं, तो पहले आपको वॉलेट में पैसा डालना पड़ेगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमारा वॉलेट है, ठीक है, हमारा वॉलेट है और वॉलेट में मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, या वॉलेट दीजिए, हमारा मान लो ये फिजिकल वॉलेट है, देखिए, और इस वॉलेट में अब सपोज करिए वॉलेट है, अब इस वॉलेट में पैसे ही नहीं है, देखिए सिर्फ 200 रुपये है। तो मैं कहीं जाऊंगा तो 200 रुपये ही खर्च कर सकता हूं। अगर ज़्यादा खर्चा है तो मैं इसमें पैसे पहले ऐड करूंगा। ठीक ऐसे ही आपका ई वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, जिस मोबाइल वॉलेट में आप पैसे पहले ऐड करते हैं बैंक से, तो कहते हैं यहाँ ऐड होगा पैसे, दैट इज परचेज गुड्स एंड सर्विस बोथ, ऑनलाइन भी दिया सर, ऑफलाइन भी दिया। अब आइए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दे दिया। क्यों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दिया? जरा अब आइए आप ध्यान दीजिए। जब आप इस मोबाइल वॉलेट की बात करते हैं सर, तो मोबाइल वॉलेट में कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो पेमेंट करते हैं, जैसे मान लो आपको किसी दुकान पे जाके आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हो। देखो एक तो हुआ कि आप ऑनलाइन कोई परचेज कर रहे थे, वहाँ पर आपने इस्तेमाल किया। एक हुआ कि आप किसी शॉप चले गए और शॉपकीपर के पास जाके अब आप वहाँ पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन परचेज में आपने पेमेंट किया, ये तो ऑफलाइन परचेज हुआ। दुकान में जाके फिजिकल सामान लिया, सब्जी लिया, आप फिर परचेज कर दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया फिर परचेज कर दिया, तो ये ऑफलाइन हो गया सर, ठीक है। अ मोबाइल वॉलेट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल वॉलेट, ये वर्चुअल वॉलेट का टाइप है दैट कैन बी यूज बाय डाउनलोडिंग एन ऐप ऑन द स्मार्टफोन एंड रजिस्टरिंग फॉर द सर्विस। आपको पहले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। सर ये तो हमने भीम में भी पढ़ा, सर ये हमने यूपीआई में भी पढ़ा कि पहले ऐप को डाउनलोड करिए फिर उसे रजिस्टर करिए। रजिस्टर के लिए वर्चुअल प्राइवेट अकाउंट होगा, ये यूजर आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। इट इज़ द डिजिटल वर्जन ऑफ, अब देखो बार बार ये इसको मैं काट रहा हूँ, इसको ये एक ही चीज़ बार बार इन्होंने लिख दिया तो मैंने इसे कट कर दिया। ऊपर तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, देखो बुक में यही होता है। यहाँ पर क्या लिखा? डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल और रियल लाइफ वॉलेट, ये तो ऑलरेडी बोला हुआ था, फिर इसको रिपीट कर दिया इन्होंने। तो देखो बुक पढ़ना, इसलिए मैं बच्चे को कहता हूँ बुक जरूर पढ़ो, बुक पढ़ने से आपको बहुत सारी बातें पता पड़ेगा। देखो आगे आ जाओ। यूजर कीप हिज और हर मनी इन ई वॉलेट एंड यूज इट व्हेन नीडेड। आप पहले पैसा उसमें रखिए, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप उसे यूज करिए। द डिजिटल और मोबाइल वॉलेट स्टोर बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन इन एन एनकोडेड फॉर्मेट टू अलाउ सिक्योर पेमेंट। अब आइए, इससे आप अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं, इससे आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं, और डायरेक्ट पेमेंट आप अपना बैंक अकाउंट से कर सकते हैं पेमेंट वॉलेट के थ्रू। मतलब पेमेंट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ से पैसा भेज सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को, अगर आप लिंक कर देते हो इसको। तो मोबाइल वॉलेट प्रोवाइड कन्वीनियंट वे फॉर यूजर टू मेक इन स्टोर पेमेंट एंड कैन बी यूज दैट विद द मर्चेंट लिस्टेड विद मोबाइल वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कहता है कि हम मर्चेंट कन्वीनियंट वे टू फॉर अ यूजर टू मेक इन स्टोर पेमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। इन स्टोर में पेमेंट का मतलब हुआ कि आप उसी स्टोर पे पेमेंट कर पाते हो जिसके पास सेम वॉलेट का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास
पेटीएम में पैसा है और उसे पेटीएम से पैसा किसी स्टोर में देना है, तो दोस्तों उसी स्टोर में पैसा जाएगा पेटीएम से जिस स्टोर वाले के पास पेटीएम से रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब अगर वो स्टोर पेटीएम से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसे पैसा नहीं दे सकते, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इन स्टोर पेमेंट। इन स्टोर पेमेंट का मतलब जो पेटीएम का स्टोर होगा, जो पेटीएम से लिंक्ड होगा, उसी के पास पैसा जाएगा, बाकी सर किसी के पास पैसा नहीं जाएगा। राइट देखो कहता है दिस एलिमिनेट्स द नीड टू यूज द क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, रिमेंबर CVV और 4 डिजिट पिन। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इससे जोड़ देते हो तो इससे क्या होगा कि आपको CVV नंबर या 4 डिजिट का पिन याद रखने की ज़रूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपने वॉलेट से पेमेंट सर कर देंगे उसे। मोबाइल वॉलेट आर फ्रीक्वेंटली यूज टू मेक पेमेंट एट फिजिकल शॉप और स्टोर, रिचार्ज फोन, ऑनलाइन परचेज, ट्रांसफ़र मनी, रिसीव ऑफर, कैशबैक एंड रिवार्ड, ये सब के लिए आप अपना ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ है, पेटीएम है, फ्री चार्ज है, बॉडी है, मोबीक्विक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बॉडी है, ये सब आपका एग्जाम्पल्स है। अब देखो बॉडी का ही 2 बार दे दिया, एक दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बॉडी और एक बार दे दिया केवल बॉडी। तो ये तो आपके इंस्टीट्यूट की मतलब अजीबोगरीब कहानी है, जब बुक लिखने वाले पता नहीं क्या देखते भी नहीं है कि कहाँ पर क्या लिखा जाए नहीं लिखा जाए। जैसे यूपीआई में ऐप नहीं लिखा जाना चाहिए था, यूपीआई में ऐप नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो इंस्टीट्यूट के इवैल्यूएटर होते हैं उनके पास सजेस्टेड आंसर होते हैं, उस आंसर में वो लिखा होगा, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के वो चीज़ लिखा है। राइट अब देखिए क्या क्या बात हमें मोबाइल वॉलेट के बारे में याद रखना है कि ये डिजिटल वर्जन होता है किसका, दैट इज़ फिजिकल वॉलेट का या रियल लाइफ वॉलेट का डिजिटल वर्जन होता है। इसमें पहले अपने को पैसा स्टोर करना पड़ता है, फिर उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं। इससे हम अपना बैंक अकाउंट और क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, जिससे हम डायरेक्ट इससे पैसा भेज देंगे, जिससे हमें पिन और पासवर्ड याद करने की ज़रूरत या CVV नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। इससे हम किसी स्टोर पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टोर पे हम पेमेंट करेंगे वो इन स्टोर पेमेंट होगा। इन स्टोर का मतलब हुआ कि वो उस अगर पेमेंट सिस्टम से वो ऑलरेडी कनेक्ट होगा, उस वॉलेट वाले से कनेक्ट होगा, तभी हम उसको पेमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन स्टोर पेमेंट हुआ, इसमें आप परचेज के लिए करते हो, ट्रांसफ़र मनी के लिए करते हो, रिसीव ऑफर के लिए करते हो, कैशबैक ऑफर, रिवार्ड्स वगैरह ढेर सारे चीज़ आपको मिलता है दोस्तों। अब आइए आजकल इंडिया में एक बहुत अच्छा पेमेंट सिस्टम शुरू हुआ है दोस्तों, हमें खुश होना चाहिए कि ये पेमेंट सिस्टम ऐसा है जो पेमेंट सिस्टम एक आप कह सकते हैं नॉन एजुकेटेड पर्सन भी, नॉन एजुकेटेड क्लास भी इस पेमेंट सिस्टम का यूज कर सकता है। और ये आज के डेट में बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी के हाथ में ये सिस्टम होता है। क्या है सर वो सिस्टम? वो सिस्टम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। AEPS देखिए ये जो पेमेंट सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना पड़ता है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पेमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना पड़ेगा। जब आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हो, अब आप उस आधार कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट के लिए। आजकल बैंक ने एक फैसिलिटी दिया है CSC का, CSC कस्टमर सर्विस सेंटर या CSP कहते हैं, कस्टमर सर्विस पोर्टल। तो CSC जो होता है कस्टमर सर्विस सेंटर, दोस्तों ये सेंटर ऐसा है
जो गांव वगैरह में, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा काम कर रही है ईपीएस का फैसिलिटी। रूरल एरिया में कैसे काम कर रहा है जरा आप सुनिए। रूरल एरिया में बैंक ने क्या किया, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, कर्नाटका बैंक हो, हर बैंक ने गांव में कुछ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बोला आओ हमारे साथ व्यापार करो। कैसे व्यापार करो, तो उसको बोला एक लैपटॉप खरीदो, बस एक लैपटॉप खरीदो, उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी तुम्हारे पास होना चाहिए, और एक फिंगर को स्कैन करने वाला सिस्टम लेना पड़ेगा। मतलब 3 चीज लेना पड़ेगा नौकरी करने वाले को, रोजगार करने वाले को। पहला, एक लैपटॉप खरीद लो, एक इंटरनेट की फैसिलिटी ले लो, और तीसरा एक फिंगरप्रिंट को स्कैन करने का सिस्टम ले लो। बैंक के पास जाओ, बैंक को एप्लीकेशन फॉर्म भरो, अपना एक करंट अकाउंट खुलवा लो। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक आपको एक कोड प्रोवाइड कर देगा, उस कोड को लेके आप जाओ। मतलब अब आप हो गए उस बैंक के ऑथराइज कस्टमर सर्विस सेंटर। अब देखिए क्या होगा, आदमी आएगा आपके पास कैश डिपॉजिट भी कर सकता है, आपसे कैश ले भी सकता है। मतलब उस बैंक में जाने की अब उस आदमी को ज़रूरत नहीं है, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ब्रांच उसका 10 किलोमीटर दूर होता था, 5 किलोमीटर दूर होता था, अब उसके घर पे डोर स्टेप पे उसको फैसिलिटी अवेलेबल हो गया। मतलब गांव वगैरह में, रूरल एरिया में एईपीएस का सिस्टम मिरेकल चेंज लाया है दोस्तों, मिरेकल चेंज लाया है। मैं गांव जाके देखा हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं गांव गया था पिछली बार लॉकडाउन में, मैं गांव में ही था। मैं वहां विलेज में गया तो अपने विलेज में देखा 5-10 ऐसे सेंटर काम कर रहे थे, और लोग वहां पर पैसे ले रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे, पैसे विड्रॉ कर रहे थे, पैसे ट्रांसफ़र भी कर रहे थे। जैसे आज के डेट में आप गाँव में किसी को बोलो कि ज़रा मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा दो, वो 5 मिनट में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देगा। अरे 5 मिनट में तो अपने शहर नहीं जा सकता हो, तो कैसे ट्रांसफर करा दिया? रात में करा सकता है वो, दिन में कभी भी जब आप बोलोगे तब वो आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसके पास ये फैसिलिटी डेवलप हो गया, एईपीएस का फैसिलिटी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का फैसिलिटी, जिसमें कस्टमर जाता है सीएससी पे जाता है, कस्टमर सर्विस पोर्टल पे जाता है। अब वो सीधा जाके वहाँ अपना अंगूठा डालेगा, जैसे अंगूठा डालेगा उसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। आपको डिपॉजिट करना है, उस अधिकारी को आप पैसा दे दो, वो अपना पैसा रख लिया, आपके अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया। अगर आपके पैसे निकालने, विड्रॉ करने हैं, आप उसको जाके बोलिए मुझे पैसे दीजिए। कोई फॉर्म भरने की झंझट नहीं, कोई विड्रॉल स्लिप भरने की झंझट नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। ये सारा चीज़ दोस्तों आधार इनेबल्ड से ही हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी भारत सरकार का है जो कि उन्होंने, मतलब इससे क्या हुआ, जो बैंकिंग सिस्टम है वो गांव तक पहुंच गया, रूरल एरिया तक पहुंच गया। इसके बगैर रूरल एरिया तक नहीं जा सकता था बैंकिंग सिस्टम। आइए एक बार इसे रीड करते हैं। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। कस्टमर नीड्स ओनली हिज और हर आधार नंबर टू पे टू मर्चेंट, मर्चेंट को पे करने के लिए, इससे आप मर्चेंट को भी पे कर सकते हैं, राइट? एईपीएस अलाउज बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स, डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन होगा, मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर बीच में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होता है क्या? होता है ना। अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा। क्रेडिट कार्ड किसका होता है? वीजा और मास्टर का। तो वीजा और मास्टर तो थर्ड पार्टी हो गया। वीजा और मास्टर तो वो कंपनी हुआ जो नेटवर्क प्रोवाइड किया है, देखिए, इट मीन्स money you pay will be deducted from your account and credited to pay his account directly ट्रांसफर होगा। कस्टमर will need to link their आधार नंबर, इसके लिए कस्टमर को आधार नंबर को लिंक करना पड़ेगा। एईपीएस वंस लॉन्च, तो यहाँ पर पॉस टर्मिनल्स पे यूज होगा। पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। दोस्तों आने वाले समय में आप क्या देखेंगे, जितने भी आपका बिग बाज़ार है या जितने भी सेल्स आउटलेट है फिजिकल मोड में, वहाँ पर पॉस टर्मिनल, जहाँ पर आप कार्ड को स्वैप करते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को, अब वहाँ पर आधार स्वैपिंग का भी मशीन होगा, वहाँ पर आधार के एंट्री का भी मशीन होगा, जहाँ आप फिंगर रखेंगे वो आधार को टच करा देंगे और आपके अकाउंट से पैसे वो डेबिट हो जाएगा, जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड में होता है।
APS कैन बी यूज फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज बैलेंस इंक्वायरी के लिए आप यूज कर सकते हैं, कैश विड्रॉल के लिए, कैश डिपॉजिट के लिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आर कैरीड आउट बाय अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बेस्ड ऑन, देखो यही जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, यही मैंने कहा था आपको CSC, कस्टमर सर्विस पोर्टल, ये होता है CSC। आधार वेरिफिकेशन, देयर इज नो नीड टू फिजिकली विजिट अ ब्रांच, आपको किसी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइड डेबिट और क्रेडिट कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और इवन मेक अ सिग्नेचर, आपको किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये एक एडिशनल जानकारी है जो आपको लिखनी चाहिए। ना तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगा, ना आपको किसी फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत पड़ेगा, ना आपको बैंक के ब्रांच में जाने की ज़रूरत पड़ा। आप सीधा आइए, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट पे जाइए, मतलब CSC सेंटर पे जाइए, और वहाँ जाके आप अपना फिंगर रखिए। आपका फिंगर रखते ही सारे डिटेल उसके सिस्टम पे खुल जाता है, क्योंकि उस बैंक से उसको एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी दिया गया है। यही उसको एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोवाइड से माध्यम से मिला था, राइट। अब आइए, आप लोगों को मैंने कहा था कि आपको MMID सिस्टम कैसे मिलता है, MMID कैसे मिलता है, तो देखिए आ गया ना, मैंने कहा था ना आगे USSD आएगा। दोस्तों अब सुनो, अभी तक जितना भी पेमेंट सिस्टम हमने पढ़ा है, हर पेमेंट सिस्टम के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। बगैर इंटरनेट का वो सिस्टम आप यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। चाहे वो आपका UPI हो, चाहे वो आपका भीम हो, चाहे वो आपका पेटीएम मतलब मोबाइल वॉलेट हो, राइट। या आप अगर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे, तो जो CSC सेंटर होता है जहां पर आप काम करते हैं, जहां जाते हैं आप डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए, वहां पर ये फैसिलिटीज होता है। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे क्या भीम में डिपॉजिट वगैरह का भी काम होता है, बिल्कुल नहीं सर, भीम एक अलग चीज़ है, वहाँ डिपॉजिट वगैरह नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ भीम में होगा वो AEPS में हो जाएगा। जैसे भीम से आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, AEPS से आप सर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो वहाँ फैसिलिटी है वो यहाँ भी है, लेकिन जो यहाँ होगा वो वहाँ नहीं होगा। जैसे यहाँ डिपॉजिट होगा, विड्रॉल कैश आप निकाल सकते हो, जो फैसिलिटी भीम में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब आइए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो हमने आपको बोला था USSD। सर USSD एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको ना तो स्मार्टफोन की ज़रूरत है और ना ही आपको मोबाइल इंटरनेट की ज़रूरत है। नो इंटरनेट, नो स्मार्टफोन, USSD कैन बी यूज। इसमें सिंपल आपको बेसिक फ़ोन होना चाहिए, और बेसिक फ़ोन के साथ साथ आपको अपने बैंक में जाके ये बोलना पड़ेगा कि मुझे मोबाइल बैंकिंग की मतलब USSD की मुझे फैसिलिटी दी जाए। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको, जिसमें आप मोबाइल बैंकिंग को वहाँ पर फिल करके आएंगे, साइन करके आएंगे बैंक में, तब वो बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी देता है। और जो मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल बैंकिंग यहाँ कहने का मतलब हुआ कि आप उसे कॉल करेंगे मोबाइल फ़ोन से, तो आपका मोबाइल फ़ोन वहाँ पर लिंक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। जब तक आपका मोबाइल फ़ोन लिंक नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा USSD। तो बेसिक फ़ोन होगा, नो इंटरनेट कनेक्शन होगा, और आप उसमें USSD कोड रन करेंगे, मतलब एक कोड दिया जाएगा बैंक के तरफ से। दोस्तों आपको अगर मैं कहूँ, आप लोग अपने मोबाइल पे जैसे आपके पास एयरटेल का या वोडाफोन का किसी का भी मोबाइल होगा, उस मोबाइल पे आप अपना प्लान जानना चाहते हो, तो USSD कोड आप वहाँ भी रन करते हो मोबाइल पे। आप याद करो ना, जिसमें आता है 1 2 3, 1 बैलेंस जानने के लिए, 2 इस काम के लिए, 3 इसके लिए। ये जो नंबर्स लिख के आते हैं, जब आप 1 को प्रेस करते हैं तो फिर वो सर्विस एक्टिवेट हो जाता है। इस तरीके से हमारा USSD काम आता है बैंक में भी। बैंक में भी ये फैसिलिटी हमारे को मिला हुआ है USSD का। देखिए लिखा हुआ है, यूजर्स मेक पेमेंट थ्रू मोबाइल, there is neither any need for internet nor any smartphone। ना तो इंटरनेट ना स्मार्टफोन, फिर भी आप पेमेंट कर देते हैं। USSD में *999# बैंकिंग यूज होता है। *999# बैंकिंग का मतलब हुआ यहाँ पर आप कोड रन कराते हो, मतलब ये नंबर आप डायल करते हो अपने मोबाइल में।
अपने मोबाइल में आप *99# डायल करते हो, जैसे ये डायल करोगे आपका कोड रनिंग शुरू हो जाएगा, वो ऑप्शन देना शुरू कर देगा। 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, 2 फॉर फंड ट्रांसफर, 3 फॉर बिल पेमेंट, ऐसा करके वो ऑप्शन देना शुरू कर देगा आपको, राइट। इज अ मोबाइल बैंकिंग, देखो आ गया ना, ये मोबाइल बैंकिंग है, ये मोबाइल बैंकिंग है, मतलब इसके लिए आपको बैंक में जाके मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट मोड है, यूजर नीड नॉट हैव ए स्मार्टफोन। अब देख रहे हैं फिर से ये रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं, राइट। सी और ही कैन इजिली यूज इट एनी नॉर्मल फीचर फोन। अब ये भी बेकार का चीज है, ऊपर ऑलरेडी बता दिया गया है। यूएसएसडी बैंकिंग इज एज इजी एज चेकिंग ऑन मोबाइल बैलेंस, जैसे आप मोबाइल का बैलेंस चेक करते हैं वैसे आप इसका यूज करते हैं। सी और ही कैन यूज द सर्विस फॉर मेनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन। फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि बैंक में आज के जो मोबाइल कंपनीज हैं एयरटेल, वोडाफोन, ये आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विस के लिए भी ये फैसिलिटी यूज करने को देते हैं। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ सर? नॉन फाइनेंशियल का मतलब हुआ जैसे आपने कोई रिंगटोन लगानी है, रिंगटोन हटानी है, डू नॉट डिस्टर्ब पे एक्टिवेट करना है, डू नॉट डिस्टर्ब को डीएक्टिवेट करना है, ये सारे नॉन फाइनेंशियल काम है जो कि आपका यूएसएसडी कोड रन करा के मिलता है। उतना ही नहीं, आपको अपना MMID कोड चाहिए सर, यूएसएसडी कोड में मिलेगा आपको। इसके लिए भी नंबर होता है कि फलाना नंबर डायल कर दो तो यूएसएसडी कोड आपको MMID मिल जाएगा, आपको MMID प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर कहता है बैलेंस, सेंडिंग मनी, चेंजिंग मोबाइल बैंकिंग, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम पिन चेंज करने के लिए, गेटिंग मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आप इसके थ्रू मोबाइल मनी आइडेंटिफायर को ले सकते हो। अब आइए यहाँ पर आया दोस्तों मोबाइल बैंकिंग। देखो अभी जो ऊपर आपने पढ़ा वो और इसमें कितना का फर्क है। ये मोबाइल बैंकिंग का मतलब हुआ दोस्तों मोबाइल बैंकिंग ऐप। मोबाइल बैंकिंग ऐप, देखो ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर जो आपको मैंने बताया वो मोबाइल बैंकिंग था जिसमें आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ आपको इंटरनेट और स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर इंटरनेट बगैर स्मार्टफोन का आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ नहीं कर सकते सर। तो मोबाइल बैंकिंग भी है यहाँ पर जिसमें आपके पास स्मार्टफोन होने चाहिए और फिर बोलूँगा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, आप करते क्या हैं, इसमें आपको कहता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक और अदर फाइनेंशियल दैट अलाउज कस्टमर टू कंडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस सच एज अ मोबाइल फोन और टैबलेट। इट यूजेस सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज होता है, यूजुअली कॉल्ड एन ऐप प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ईच बैंक प्रोवाइड मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉयड, विंडोज, iOS प्लेटफॉर्म, इसके लिए वो आपको ऐप प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग। अब आ गया क्रिप्टो करेंसी। आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों आने वाला जो समय है, जो नियर हमारा फ्यूचर है, उस फ्यूचर में आप क्या देखेंगे कि ये जो कैश वाला सिस्टम है, जो रुपया करेंसी, ये जो अलग अलग हमारे कंट्री में रुपीज है, अमेरिका में डॉलर है, यूके में पौंड है कि नहीं, कहीं पर युआन है जापान में, ऐसे अलग अलग जगह पर जो ये करेंसी चलता है, नियर फ्यूचर में ये सारे करेंसी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये नोट का प्रचलन, ये जो रुपया नोट है ये ख़त्म हो जाएगा और केवल पूरे वर्ल्ड में एक करेंसी होगा जिसका नाम होगा क्रिप्टो करेंसी। सिंगल करेंसी होगा जिसका नाम होगा क्रिप्टो करेंसी। ये ज़्यादा दिन नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 से 4 साल में आपको ये क्रिप्टो करेंसी दिख जाएगा, फ्यूचर में दिख जाएगा। तो ये 2 से 4 साल का आपका फ्यूचर है आगे का, जो इंस्टीट्यूट अभी आपको बता रही है। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी सर लीगली वैलिड नहीं है।
At present in India cryptocurrency is not legally valid, लेकिन मैं सीए इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ, सीए इंस्टीट्यूट को अप्रेज करता हूँ कि उन्होंने अर्ली स्टेज में जो कि अभी आने वाला सिस्टम है उसको इन्होंने आपके सिलेबस में डाला। तो इसके लिए सीए इंस्टीट्यूट के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, उनको धन्यवाद मिलना चाहिए। देखिए ये है हमारा क्रिप्टो करेंसी, मतलब एक ऐसा करेंसी जिस करेंसी में फिजिकल बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, नो फिजिकल, मतलब कोई कैश नहीं, पहली बात। दूसरा, पूरा वर्ल्ड का करेंसी एक, पूरे वर्ल्ड का करेंसी सर एक, कहानी खत्म, झंझट खत्म करिए, डॉलर का खत्म करिए, रुपया का, राइट। पूरे ग्लोबल बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन पेमेंट का लेन देन करिए। ये हमारा क्रिप्टो करेंसी, ये हमारा क्रिप्टो करेंसी। इसमें पैसा फिजिकल तो होगा ही नहीं, राइट। बाइनरी नंबर्स का खेल होगा, बाइनरी नंबर्स पे आपका करेंसी होगा, राइट। 0101 में आपका करेंसी मूव करेगा, इसलिए इसका नाम क्रिप्टो करेंसी पड़ा, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अनदर इलेक्ट्रॉनिक मेथड दैट स्टेडली ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, इसका पॉपुलैरिटी ग्रो हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक नेटवर्क रादर देन एनी गवर्नमेंट। हाँ, ये अब समझने वाला बात है दोस्तों। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे हर कंट्री का अपना जो बैंकिंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट उसे करेंसी को डेवलप करते हैं। जैसे इंडिया का करेंसी, अमेरिका का करेंसी, तो वहाँ के गवर्नमेंट डेवलप करेगा। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट डेवलप्ड बाय एनी गवर्नमेंट, इसको कोई गवर्नमेंट डेवलप नहीं किया है, इसको प्राइवेट कंपनी, आईटी की कंपनी ने डेवलप किया है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, जिसको लेके लगता है कि आने वाला फ्यूचर पता नहीं कैसा हो क्रिप्टो करेंसी का। मतलब ये डेवलप होगा भी या नहीं भी होगा, ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले सिस्टम पे, राइट। rather than any government that uses cryptography to ensure that payments are sent and received safely. A cryptocurrency is a medium of exchange wherein records of individual coin ownership are stored in a computerized database using a strong cryptography. देखो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों डेटा का एनक्रिप्शन होगा। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है जो भी डेटा होगा वो एनक्रिप्टेड होगा, एनक्रिप्टेड डेटा होगा, ये क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है। So cryptocurrency is called so because all data ensured with a strong cryptography. देखो बार बार कह रहा है क्रिप्टो करेंसी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो एनक्रिप्टेड मोड में होता है, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके, कोई हैकर इस सिस्टम को हैक ना कर सके, इसके लिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ जिस कंपनी ने डेवलप किया वही कंपनी अगर इसमें कुछ बग डाल दे, कुछ गड़बड़ी कर दे, तो दोस्तों पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो करेंसी सिस्टम होगा वो 1 मिनट में चौक हो सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा, इस करेंसी को पूरा वर्ल्ड में डेवलप होने में इतना आसान नहीं होगा जितना मैंने आपको बताया 2-4 साल में। लेकिन कोशिश जरूर जारी है कि क्रिप्टो करेंसी डेवलप हो, और होना ही है। देखो ये करेंसी डेवलप होगा, भले इसको गवर्नमेंट ले ले, लेकिन ये करेंसी डेवलप होके रहेगा। देखो द स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी मेक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंटरफीट और डबल स्पेंड। काउंटरफीट का मतलब जानते हैं, जाली नोट। अब नोट के साथ क्या होता है, आपका नोट कई बार आपने देखा होगा जाली नोट, फेक करेंसी, तो इसको काउंटरफीट करना, डबल स्पेंड करना। अब डबल स्पेंड, काउंटर भी जाली नोट हुआ तो डबल स्पेंड तो हुआ ही, सेम नंबर के 2 नोट हो गए, सेम नंबर के 4 नोट हो गए, तो डबल क्या हो, तो 4 टाइम्स भी हो सकता है। ये चीज आपका क्रिप्टो करेंसी में नहीं होगा। द अदर डिजिटल करेंसी सच एज डिजीकैश uses trusted third party approach in which the third party verifies and facilitates transaction. Cryptocurrency is completely decentralized, which means that there are no servers involved and no central controlling authority. इसके कोई central controlling authority नहीं होता है, कोई एक सिस्टम नहीं होगा बेटे, कोई एक जगह नहीं होगा जहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये सब इसके ड्रॉबैक समझ लो।
यही है जिसके कारण ये करेंसी डेवलप नहीं होगा। मतलब उस लार्ज स्केल पे, जितने लार्ज स्केल पे लोग सोच रहा है इस करेंसी के बारे में, ठीक है। इसमें कोई फिजिकल कॉइन इन्वॉल्व नहीं होगा। सिंस इट इज ऑल ऑनलाइन, यूजर कैन ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी टू समवन ऑनलाइन विदाउट गोइंग टू बैंक। इसमें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इट कैन बी यूज टू मेक क्विक पेमेंट विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस। कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं होगा। जैसे आज के डेट में आप जब बैंकिंग के थ्रू जाते हो तो उसमें ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ता है आपको, 0.1% का या 0.75% का आपको ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ता है। Cryptocurrency is stored in digital wallet, either on computer or on other hardware. The first cryptocurrency was the Bitcoin, launched in 2009. The other cryptocurrency, Litecoin, Peercoin, Namecoin, ये सब आपका अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं। लेकिन जो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी डेवलप हुआ था 2009 में, ज़्यादा दिन का है भी नहीं, वो था दैट वाज बिटकॉइन। दोस्तों अभी तक हमने केवल और केवल न्यू मेथड ऑफ पेमेंट पढ़ा। अब हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पेमेंट है। तो आइए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पेमेंट में, जैसे कार्ड्स का पेमेंट, अब इसको इन्होंने ट्रेडिशनल बना दिया। कार्ड्स का मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको इन्होंने ट्रेडिशनल बना दिया। है भी ट्रेडिशनल, बहुत पुराना हो गया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पता नहीं, मैं 2002-3 में इस्तेमाल किया था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बहुत पुराना हो गया है, अब इतना ये नया नहीं है। देखिए क्रेडिट कार्ड में आप सब जानते हैं कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जो इशू करती है वो आपके कुछ फाइनेंशियल को चेक करते हैं। जैसे आपके सैलरी चेक कर लेंगे, आपके पास क्या एसेट्स है इसको चेक करेंगे, उसके आधार पे बैंकिंग रिलेशन चेक करेंगे आपका, उसके आधार पे एक लिमिट आपको प्रोवाइड करते हैं। जिस लिमिट तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं होता है पर आप उस पैसे को, मतलब उससे आप खरीदारी कर सकते हैं, उससे आप खर्च कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। जबकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप ATM से जाके कैश निकाल सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड में मिलता है, जिसमें आपको एक डेट होता है, मंथ का एक फिक्स डेट होता है। जैसे मेरा जो क्रेडिट कार्ड है 25 तारीख को उसकी बिलिंग होती है। तो हर महीने के 25, जब से वो क्रेडिट कार्ड मिला है तब से अब तक हर महीने के 25 तारीख को ही बिलिंग होती है। 25 को बिलिंग हुआ और बिलिंग के बाद हमें 20 दिन का समय मिलता है पेमेंट के लिए, 20 दिन का। तो पता है मैं क्या करता हूँ, जितनी खरीदारी करता हूँ मैं 26 तारीख को करता हूँ। अगर 26 तारीख को मैंने खरीदारी किया, मान लो मैंने 26 फेब को खरीदारी किया, जरा ध्यान देना, तो इसका बिल कब बनेगा सर? इसका बिल बनेगा 25 मार्च को, 25 मार्च को इसका बिल बनेगा। और इसके बाद हमें 20 दिन का समय मिलेगा, 20 दिन का समय मिलेगा इसे पेमेंट करने के लिए। तो 50 दिन क्रेडिट मिल गया ना हमें, जो पैसे के हमने खरीदारी किया उसमें हमें 50 दिन क्रेडिट मिल गया। तो हमेशा क्रेडिट कार्ड में ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारा बिलिंग साइकिल क्या है। जैसे हमारा बिलिंग साइकिल 25th ऑफ एवरी मंथ है। तो जब हम 26 तारीख को खरीदेंगे, लेकिन अब देखो वहीं पर, अगर मैं 24 तारीख को कोई सामान खरीद लूँ 24 तारीख को, तो अगले दिन उसका बिल बन जाएगा और 20 दिन बाद हमें पेमेंट देना पड़ेगा। देखिए कहता है ये स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, बैंक इशू करता है, और दूसरा भी नॉन बैंकिंग भी इशूअर हो सकता है। अलाउ करता है होल्डर को टू परचेज गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। इट कंटेन्स यूनिक नंबर लिंक्ड विद एन अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट नंबर से लिंक होता है। इट हैज़ ऑल्सो मैग्नेटिक स्ट्रिप एम्बेडेड इन इट, रीड क्रेडिट कार्ड और कार्ड रीडर, जो कि कार्ड रीडर रीड करता है उसे। In this method of payment, buyer's cash flow is not immediately impacted. Buyers का कैश फ्लो immediately impact नहीं होता है। मैंने आपको दिखाया 50 दिन 50 डेज लगते हैं इसमें, अगर सही तरीके से आप यूज किया तो। यूजर ऑफ कार्ड मेक्स पेमेंट टू द कार्ड इश्यूअर एट द एंड ऑफ बिलिंग साइकिल। मैंने आपको बिलिंग साइकिल बता दिया, हर मंथ के एक डेट को होगा बिलिंग साइकिल। क्रेडिट कार्ड इश्यूअर चार्ज कस्टमर पर ट्रांजेक्शन और फिक्स्ड अमाउंट एज द ट्रांजेक्शन फीस। इसके बाद आता है डेबिट कार्ड, एज लाइक एज क्रेडिट कार्ड, बट एक डिफरेंस होता है कि इसमें आपका कैश फ्लो जो होगा तुरंत इफेक्ट हो जाएगा। मतलब आपके अकाउंट में पैसा होगा
तब आप किसी को पैसे भेज पाओगे, तब आप पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते मतलब इसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलता। ये डेबिट कार्ड है, आपके अकाउंट में बैलेंस होगा देन यू कैन यूज इट, बैलेंस नहीं है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर में रख दीजिए उसे। देखिए डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है, इसमें भी यूनिक नंबर होता है जो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, सब कुछ एज इट इज है। यहाँ पर कहता है रिक्वायर्ड टू हैव अ बैंक अकाउंट बिफोर गेटिंग डेबिट कार्ड, इट एनेबल्स कार्ड होल्डर टू पेज हिज और हर परचेज डायरेक्टली थ्रू हिज और हर अकाउंट। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू ये है कि अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम कार्ड्स बैंक अकाउंट इमीडिएटली एंड देयर शुड बी सफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। जब तक आपके बैंक में बैलेंस नहीं होगा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आज के डेट में एक सिस्टम और आया है जिसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट कार्ड सिस्टम। स्मार्ट कार्ड जो प्रीपेड कार्ड की तरह काम करता है, प्रीपेड कार्ड की तरह। दोस्तों कई जगह पर आप देखे होंगे, जैसे मैं आपको बता दूं मेट्रो के जो लोग यूजर हैं, मेट्रो आप यूज करते हो आपको स्मार्ट कार्ड मिलता है, स्मार्ट कार्ड जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं होता पीछे। तो स्मार्ट कार्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रीपेड पैसे उसमें आप ऐड कर देते हैं। अच्छा उसको आप क्रेडिट कार्ड की तरह भी यूज कर लो, उसको आप डेबिट कार्ड की तरह भी यूज कर लो, मतलब किसी भी अकाउंट से आप पैसे उसमें ऐड करते हैं तो आप डेबिट कार्ड वाले से भी पैसे ऐड कर लो, क्रेडिट कार्ड वाले से भी पैसे ऐड कर लो, राइट। किसी भी बैंक अकाउंट से आप उसमें पैसे ऐड कर लो, ये हमारा स्मार्ट कार्ड की फैसिलिटी है। पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, स्मार्ट कार्ड में जब पैसा ऐड होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रीपेड कार्ड की तरह सर यूज करता है, प्रीपेड कार्ड की तरह इसका यूज होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट कार्ड प्रीपेड कार्ड है, सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, दोनों की तरह अपीयरेंस में। स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर होता है इंस्टेड ऑफ दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप, पीछे ब्लैक कलर का स्ट्रिप नहीं होता है बल्कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इट हैज़ कैपेसिटी टू स्टोर कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका फाइनेंशियल फैक्ट, प्राइवेट इंक्रिप्शन कीज, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। स्मार्ट कार्ड कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों फैसिलिटीज इसमें होता है, क्योंकि मैंने पहले बोला आप अपने डेबिट कार्ड के अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते, इसमें ऐड कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसा इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें दोनों के दोनों फीचर होते हैं दोस्तों, दोनों फीचर होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर मनी विच इज रिड्यूस पर यूसेज। Mondex and Visa Cash cards are example of a smart card. The smart card holder has load money onto the card by paying cash or through the transfer from his or her bank account. या तो आप पैसा दे दीजिए, कैश देके अपने कार्ड में ऐड करा लीजिए, या आप अपने बैंक अकाउंट से इसमें ऐड करा लीजिए। आफ्टर लोडिंग मनी ऑन टू द कार्ड होल्डर कैन यूज द कार्ड टू स्पेंड मनी अप टू द लिमिट लोडेड अमाउंट। देखो लिमिट भी होता है, जैसे मैंने कहा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, वो तो क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट होता है और डेबिट कार्ड में भी होता है, राइट। अब इसके बाद लास्ट है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग। तो ट्रेडिशनल में हमने क्या देखा, केवल दो, एक कार्ड और एक इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या हुआ कि कस्टमर लॉग हिज और हर बैंक अकाउंट, आप पहले लॉग इन करते हो, मतलब इसमें www.bank.com, जैसे बेटे हम अगर www.kotak.com, तो ये अब आप चले गए इंटरनेट बैंकिंग में। जब आप इसमें जाते हैं अपना यूज़र आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फिर अपना आपका अकाउंट खुल जाता है। फिर आप उस अकाउंट से अपना जो भी ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल है, आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं। देखो हमेशा याद रखना, मोबाइल बैंकिंग से इंटरनेट बैंकिंग में फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है, मतलब ज़्यादा सर्विस वहाँ पर लिस्ट होके आएगा। ऑल पब्लिक सेक्टर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक अलाउ बैंकिंग फैसिलिटी टू देयर कस्टमर, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। एडवांटेज सर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट वाला पार्ट ख़त्म कर लिया दोस्तों। इससे हमारा ई कॉमर्स वाले सिस्टम, अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे क्लास होगी, जिस पे जैसा कि मैंने आपको बताया हम मैक्सिमम 4 क्लासेस, और हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट कराया जाए। वैसे हो सकता है कि इसमें हमें 4 क्लासेस भी लग जाए, तो 4 क्लासेस में
इसमें एक बात ध्यान रखना है कि सारे चीज मेनली टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो इसे हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में डेवलप हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत अच्छा क्लास होने जा रहा है दोस्तों, और अगली क्लास जो होगा ना उसमें हम पूरा टेक्नोलॉजी का बेस बनाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग अगली क्लास को कम से कम इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, पूरे टेक्नोलॉजी को समझने के लिए अगला क्लास हमारा मेन क्लास होगा, जहां पर हम बेस तैयार करेंगे। चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो ग्रिड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो ग्रीन कंप्यूटिंग हो, चाहे वो मोबाइल कंप्यूटिंग हो, कोई भी टेक कंप्यूटिंग होगा, उसके लिए हम बेस तैयार करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो अब आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन एंजॉय द क्लास, एंजॉय द क्लास, बी हैप्पी, खुश रहिए, खूब पढ़िए, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।